समझिए आप। अब क्या वो लोग क्या क्यों क्यों कर रहे होंगे, प्रिवेंट या प्रोफिलैक्टिक ऐसा बता सकते हैं। प्रोफिलैक्टिक डोज में आता बोल के इसलिए एक आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके जाओ। तो पहले सर्जरी का रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आप सर्जरी किस हद तक जितना हो सके मुमकिन उसको अवॉइड करें। अब कल के दिन आप आज छोटे हैं कल बड़े हैं, आपको इवन आप कोई अगर मास्टर सर्जन भी बन जाए इंशाल्लाह, तो अब मैं सर्जन बन गया बोलते हैं। अक्सर सर्जन क्या करते हैं, अरे बहुत दिन हो गए सर्जरी लेकर के मेरे हाथ ऐसा उंगलियां गुलगुला रहे होते हैं। अब क्यों बताओ, ग्लव्स पहन के सर्जरी करना उनका वही काम समझिए। तो ऐसा नहीं है, वो एक टाइम पास में या एक फ्रेंडशिप में या मस्करे करने में या मूड चेंज करने में ऐसा बोलते हैं। लेकिन सर्जन भी आपको कोई अननेसेसरी सर्जरी नहीं करता। पब्लिक ज़्यादा होने से, बीमारी आम हो जाने से एक शेड्यूल ये हो गया कि भाई अरे ये फलाना डॉक्टर जो है 1000 अपेंडिक्स कर दिया आपका, 2000 अपेंडिक्स कर दिया, और जिसको जाओ, अरे जिसको जाओ बोले तो आप ठंडे दिमाग से सोचिए, जो आदमी ऐसी कंडीशन में जा रहा है उसके पास कि उसको करने करना है तो उन्हें क्या करेगा। जैसा लोगों का एक खराब थिंकिंग है, अरे उस्मानिया को गए तो वापस नहीं। उस्मानिया में भी देखिए आप इमरजेंसी, जितने भी एक्सीडेंटल केस हैं वो डिफरेंट, एक्सीडेंटल तो डिफरेंट है। जहाँ अब एक्सीडेंट हड्डी तोड़ लेके आया, उसको चिपका के लोशन लगा के तो नहीं भी आ सकता, सर्जरी करना पड़ता। और ये सारे केसेस जितने एमएलसी से पूरे उस्मानिया, क्योंकि मेडिकल लेके कुछ कवानीन अपने पास ऐसे भी हैं कि वो कानून से आदमी बचना चाहता, अरे अंदर में ये कहाँ मेडिकल केस लगाए, समझा 50 प्रॉब्लम है अपने पास। अपना कानून ऐसा है कि जुर्म करने वाला जुर्म करते जा रहा, अच्छा आदमी मुजरिम बन गया, क्या है वो, ऐसे कुछ बातें हैं। तो बोलने का ये है कि सर्जरी के बारे में आप माइनर सर्जरीज सबसे पहले, अब ये अपेंडिसाइटिस माइनर नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि अपने पास यहाँ ज़्यादा है। तो जब अक्यूट, पहली बात बेसिक आप लोगों को ये मालूम है कि एक बात याद रखिए कि अल्ट्रासाउंड के अंदर अपेंडिसाइटिस के ऊपर डिपेंड, अल्ट्रासाउंड पर डिपेंड रहता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड इज नॉट शो द अक्यूट अपेंडिसाइटिस। आप पहले दिमाग में बिठा लीजिए अपने पास कि लोगों का जहन आजकल क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड कराओ मालूम हो जाता, अल्ट्रासाउंड कराओ ना। 500 पेशेंट है मेरे पास जो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आने के बाद में भी अपेंडिक्स फट भी गया और अक्यूट अपेंडिक्स पे स्पॉट पे ऑपरेशन करेगा डॉक्टर से। तो अपेंडिसाइटिस, अक्यूट अपेंडिसाइटिस इज नॉट शोन इन द अल्ट्रासाउंड, बस सपोर्ट करता है कि पेरी अपेंडिकुलर मास या अपेंडिकुलर मास जो भी मास आया है या सूजन आई है उसके अंदर उन्हें बताता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अपेंडिक्स को उन्हें कवर करें, क्योंकि उसका रेंज इतना नहीं है। तो उसके लिए अब वक्त क्या है, वक्त का तकाजा ये है कि आप बेरियम मिल एनीमा बोल के एग्जामिनेशन टेस्ट हुआ था, बेरियम मिल जिसको स्वेलो में नाहरपेट में एक लिक्विड पिलाया जाता है, उसमें उसके हर आधे आधे घंटे से 5 पिक्चर्स ली जाती है, उसके अंदर करेक्ट अपेंडिक्स बताया जाता है। लेकिन अब बेरियम मिल नहीं, अब बेरियम मिल नहीं, बेरियम मिल, लेकिन अब बेरियम मिल करने अब पेशेंट तड़प रहा, अब उसको नाहरपेट लेके पिला के आप बेरियम मिल से अपेंडिक्स डायग्नोस करने लगा मर जाता। तो इसलिए परफेक्ट सर्जन क्या है, the pain, the sign of the appendix, acute appendicitis, pain in the right iliac fossa, pain जो है right iliac fossa में होता है, and inflamed, और इन पे इन्फ्लेमेशन होता है। और उसका बेसिक तरीका क्या है एग्जामिनेशन करने का, कि पेशेंट को लिटा दिया जाए लाई डाउन, और उसके बाद हल्के से पैर उसके ज़मीन से उठा, हल्के से, जैसा ज़मीन से 1-2 इंच या 4 इंच अपने पैर उठाएं, उठा के उसके राइट इलियाक फोसा, जो राइट इलियाक बोन होती है, वहाँ पे प्रेस करते ही उन्हें ऐसी जोर से चीख मारता है। ये एग्जामिनेशन ऑफ द अपेंडिसाइटिस, पैर हल्का, क्योंकि जब पैर आप हल्का ले उठा ले, पैर नीचे रखने से क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स टाइट हो जाते हैं, समझो। और कभी भी क्या होता है, एंड एंजाइनल हर्निया, शायद आपको मालूम होगा, मेरे बेटे की सर्जरी हुई लास्ट वीक, अचानक उसको हर्निया हो गया। वो हर्निया था लेकिन 5 स्कैन नॉर्मल है मेरे साथ, अब दूसरों का तो बहुत दूर की बात, मेरे साथ ये लास्ट वीक की बात, 4 से 5 स्कैन अलग अलग जगह लिए। वो लेट के अंदर चले जा रहा, हर डॉक्टर देख के बोला नहीं है साहब, मैं फोन करके बोला क्या हुआ डॉक्टर, रमना से बात किया, फलाने से, सब जनों से, सलोनी से बात नहीं, मैं बता दूँ मेरे पास रिपोर्ट के साथ, हर्निया साइड नॉर्मल करके लिखे दी। अरे हर्निया साइड नॉर्मल है, फिर जब मूवमेंट अगर बाइक पे बैठने जा रहे तो उन्हें जस्ट हर्निया, एंजाइनल हर्निया खुल के आ जा रहा। फिर मैं जब वो पोजीशन में उनको ऐसा पैर उठा के जब चेक करा तो देखा कि अक्यूट हर्निया, फिर देखे वो देखा अरे अक्यूट, फिर भी जाया मैं तो मालूम हुआ कि नहीं ये हड्डियाँ अंदर चले जा रहा, इंटरनल थोड़ा ग्रैंड रीजन के नीचे अंदर होने की वजह से फाइंडेड नहीं हो रहा। अगर अंदर का अंदर काफ़ी दिन से नियरली 8-9 महीने से तकलीफ थी, लेकिन लास्ट सैटरडे ही वॉज ऑपरेटेड। अभी को 3-4 दिन तक भी आ गए। सर बोलने का मकसद ये है कि किसी के भी साथ हो सकता है। जब उसमें अब बोलेंगे अब दूसरा पेशेंट आता हो, अब हमारा पेशेंट आता, डॉक्टर 2 बार स्कैन करके हर्निया नहीं आता, तुम कौन कैसा सर्जरी कर दिए, समझिए। अपने पहलवान भाई आगे बात कर समझो कर दिया। अब उन्हें आशा इन्हों बोले हर्निया है, ऑपरेशन करके बताया, तो उसका नहीं जाके पूछते कि तुम हर्निया के को नहीं थी,
आप उसको पढ़ा नहीं सकते अपने, वो एजुकेट नहीं है, उसको डॉक्टर थोड़ी बना सकते, ये आप हमको मालूम है। तो इसलिए काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट। आप उसको बोले कि भाई आप लेट जाने से हर्निया इंसर्ट हो जा रहा, अंदर की तरफ रिवर्स चले जा रहा, उसलिए नजर नहीं आ रहा। अब अम्बिलिकल हर्निया आसानी से दिख जाता, छोटा भी 2 to 3 मोमेंटम भी रहा तो आपको हर्निया नजर आता। तो अब तो ये कॉमनली अपने पास जो है कॉम्प्लिकेशंस आते हैं अपने पास, तो प्लीज़ इसके लिए नेगलेक्ट करना, हमको समझाना भाई अब ऑपरेशन हो गया ना, उन्हें भी सही है इन्हें भी सही है, इन्होंने ऑपरेशन करे उन्हें नहीं है, उसको नहीं दिखा उन्हें नहीं है बोला, अब करेंगे क्या उसको कि 4 बार स्कैन करके तो कैसा नहीं बोला बोल के लड़ेंगे क्या उसको? तो आप सबसे पहले अक्यूट, यहाँ अपने पास आज भी मरने वालों की तादाद ऑपरेशन फटती है अपेंडिसाइटिस से, अक्यूट उस्मानिया, आप उस्मानिया में कर रहे हैं, आपको मालूम है अक्यूट अपेंडिसाइटिस और पेरी अपेंडिकुलर मास के अंदर होता है। जब ये एग्जामिनेशन में देखेंगे आप, तो बगैर आप स्कैन के भी अगर डॉक्टर बोल दिया, समझिए लास्ट संडे की बात है, एक स्कैन में बच्चा उल्टियाँ रात के 2 बजे से करा, पेशेंट आया सुबह में, मेरे लड़के के ऑपरेशन से पहले उसको लेके आके बोले अचानक एक जगह स्कैन कराया रात में कहीं, तो बोले कि इसको अपेंडिक्स है, तो बोले कि रात में अच्छा था, 2 बजे से अपेंडिक्स कैसा होता? वो इतफाक से वो पेशेंट जो बच्चा है 12-14 साल का, उस बच्चे के मामू मेरे पेशेंट थे, वो KM हॉस्पिटल में उन्होंने भी थे, मैं भी था, मतलब फ़ौरन पकड़ लेके बोला डॉक्टर साहब जरा मेरे बच्चे को देखो, वो अपेंडिक्स बोले और सर्जरी बोल रहे डॉक्टर साहब क्या। फिर मैं उसका एग्जामिनेशन करके बोला, ऐसा हाथ ही 1 मिनट में लगा के बोला मैं और एक स्कैन लूँ क्या, बोलता हूँ मैं कहीं भी लेके आता हूँ, मैं हाथ लगा के बोला इसको स्कैन की जरूरत नहीं, पहले आप मेरे लड़के के ऑपरेशन से पहले इसका ऑपरेशन कराएंगे, तो उसका ऑपरेशन रोक के ये पेशेंट का ऑपरेशन करना पड़ा, तो ये अक्यूट इतना खतरनाक होता है, तो इसके लिए बी केयरफुल। और इसकी टाइमिंग खास तौर पे रात के अगर 12 बजे के बाद से सुबह के 6 बजे तक अगर राइट इलिया फोसा में दर्द हो जाए, तो बेसिकली इट इज अक्यूट अपेंडिसाइटिस, ये हमेशा यहाँ टाइमिंग पेट में दर्द हो रहा बोल क्या था। और अगर राइट अम्बिलिकल में आप राइट इलियाक फोसा का मतलब क्या है, राइट इलियाक फोसा आपको मालूम है कहाँ रहता है, राइट आपकी पेल्विक बोन के बाजू में राइट इलियाक फोसा ये साइड में आता है। लेकिन अगर अपेंडिक्स अपना टर्न ले लें, अगर अपेंडिक्स अपना पोजीशन चेंज कर लें, तो कभी कभी राइट अम्बिलिकल के बाजू में भी पेन आ सकता है उसका, जस्ट लाइक ए 4 o'clock और 5 o'clock पोजीशन, जब घड़ी के कांटे 5 बजाते हैं तो अपेंडिक्स ऐसा खड़ा रह के उन्हें जस्ट टर्न लेके ऐसा टर्न हो जाता है। तो जब ऐसा टर्न हो जाता है तो आपको जब ये अपेंडिक्स जो है ना ऐसा जब टर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे उन्हें दर्द यहाँ पे करेगा, अगली ऐसा आ जाएंगी, यहाँ अम्बिलिकस है, ये अम्बिलिकल आपकी अम्बिलिकस है, तो आपको यहाँ पे दिखा रही है, तो पेट में दर्द पर सर राइट इलियाक फोसा ये प्लेस है, आ रही है आपको इसको आ रही है अभी राइट इलियाक फोसा तो ये है, लेकिन अब पेन ही नहीं, मम्मी के बाजू बता रहा है, अम्बिलिकल के बाजू बता रहा है, तो जब अपेंडिक्स टर्न हो जाता है तो ये पेन यहाँ पर तक भी आ सकता है, राइट इलियाक फोसा टुवर्ड्स द अम्बिलिकस, टुवर्ड द अम्बिलिकस। कभी रेयर केसेस में क्या होता है, अगर इफ द अपेंडिक्स इज 6 o'clock पोजीशन, अगर अपेंडिक्स 6 o'clock पोजीशन में जाती है, तो 6 o'clock पोजीशन में क्या होता है, दोनों कांटे बराबर होते हैं, ये अपन 6 o'clock 6 बजते हैं तो ये 12 बजे का कांटा, ये 6 का कांटा स्ट्रेट आ जाते हैं, तो जब नीचे की तरफ कन्वर्ट होता है तो इट जस्ट बिहाइंड द यूरेटर, यूरेटर के बाजू से उन्हें पेन करना शुरू करता है, तो डॉक्टर परेशान होता है कि आइदर इट इज द पेन ऑफ द यूरेटर कैलकुलस और अपेंडिक्स, इसके लिए उन्हें फौरन क्या करता है स्कैन, तो स्कैन यहाँ पे क्या करता है यूरेटर। कभी कभी आप देखेंगे यूरेटर इज नॉट ट्रेस इन द अल्ट्रासाउंड बोल के लिख के आता, आप रिपोर्ट देखिए क्योंकि यूरेटर भी कभी ट्रेस नहीं होता, बहुत बारीक चीज़ है, वो ट्यूब है वो जो अपने किडनी से ब्लैडर को जाता है। अब इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, इसलिए परफेक्ट डॉक्टर, अच्छे सर्जन और स्पॉट डिसीजन, अगर हम नहीं निकालें तो रप्चर हो जाता है, रप्चर अगर अपेंडिक्स हो गया तो जान के लाले पड़ जाते, फिर सेप्टिक में कई पर मसाइल है वो आगे। अब रहा सवाल एक हर्निया की सर्जरी में, तो अम्बिलिकल हर्निया, इंजन हर्निया बाई बर्थ, मेरे पास शायद वो रिपोर्ट मैं लिया नहीं लिया, एक अपने पास 1 मंथ के बच्चे को आया था नजर, है आपके पास रिपोर्ट हो नहीं, अपने पास 1 मंथ, मेरे पास एक 1 मंथ का न्यू कॉर्निटर, एक हाइड्रोसिल, एक हर्निया, 2.5 महीने के बच्चे को हर्निया, लेफ्ट एंजाइनल हर्निया, तो ये कॉमन नहीं है, तो ऐसे बच्चों को अभी सर्जरी के लिए नहीं जाते, वेट एंड वॉच। अम्बिलिकल तो अक्सर बच्चों को रहता सर, अम्बिलिकल तो अक्सर होता है, इंजनरल हर्निया की बात करें, अम्बिलिकल को तो क्यों आता है अम्बिलिकल हर्निया, तो एयर आने से, जी एयर आने से कुछ आता है। हाँ, तो इसलिए क्या है, जब वो प्लासेंटा जब डिसेक्शन किया जाता है, द प्लासेंटा डिसेक्शन एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जब बर्थ ट्रीटमेंट आपको मालूम है, जब प्लासेंटा अम्बिलिकस से अटैचमेंट रहता है, जो बच्चा फीड मदर वॉर्म के अंदर जब लेता है सब चीज़ें, तो जब उसको कट करते हैं, जिसको आप आम तौर पे आज भी कट करना आप बोल सकते हैं, लेकिन उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो उसको आंवल भी कहते हैं, आंवल जो उर्दू मीडियम, तो जब उसको कट करते हैं तो पहले ब्लॉक करना ज़रूरी है, अगर 5 जने क्या करते हैं हाथ से पकड़ के कट कर देते हैं उसको, तो ये जो हाथ से पकड़ने में आप कितना दबा सकते हैं, मेरी ताकत के सबसे मैं दबाऊंगा, आपकी ताकत से आप दबाएंगे,
तो खाली दबा के पकड़ने एयर चले जाती है, एयर गया तो आखिरी में उसकी अम्बिकस हमेशा फूके की शरीर की खुली हुई रहती है। अब उसको सर्जरीज करना, अब बाद में औंधा डाल के सुला के थपक थपक के उसको कुछ भी करते। कभी कभी क्या होता है रेयर केसेस में रिवर्सेबल हर्निया बोल के भी होता है, बच्चों में रिवर्सेबल हर्निया होता है जो फिर अपनी जगह पे वापस नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस 100% नहीं है रिवर्सेबल हर्निया। तो बच्चों को बड़े पुराने ज़हीन लोग क्या करते हैं, अरे उसके ऊपर कुछ भी एक नॉर्मल चीज़ रख के, बच्चे को छोटा पैदा हुआ तो बच्चे को औंधा सुलाना है, बम्बी सूखने के बाद उसका जख्म सूखने के बाद वो क्लैम्प चढ़ जाता, उसको औंधा सुलाना शुरू कर देते। अब उसके बाद क्या होता है, वो दब के जाता, लेकिन बहुत कम, ऐसा कुछ नहीं है जो अपने स्टडीज़ में नहीं है ऐसा। तो एयर जब कट करेंगे आप, प्लासेंटा जब कट करेंगे तो जस्ट ब्लॉक इट फर्स्ट। जब प्लासेंटा के ऊपर अच्छे एंगल से उसको फॉर्सेप से, तो आजकल उसके क्लैम्प आते हैं, उसको क्लैम्प करके फिर इधर क्लैम्प करके फिर करना। तो उसमें क्या होता है, बेबी को तो एक थोड़ी सी गलती, डॉक्टर की गलती से पेशेंट की लाइफ को प्रॉब्लम, एक अम्बिकल हर्निया बच्चों में नहीं होता। और इंजनरल हर्निया तो किसी को भी कोई भी एज में आ सकता है, कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, माँ पेट से भी हर्निया आ सकता है, ये सब चीज। अब रहा सवाल दूसरा, कॉमनेस्ट lymph nodes, सबसे खतरनाक है यहाँ पे lymph node. Yesterday you have done the surgery of lymph nodes patient ना, last night. तो अब lymph node को कैसा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट, जैसा आपको मालूम है कि सर्जरी करना है बोलते आप उठाए lymph node आ गया ले आके सर्जरी कर दी, नहीं, इट इज रॉन्ग मेथड। समझिए आप, lymph node basically where is it occur, basically it is in the cervical region। समझिए आप, cervical, axilla and in फाइब्रोडिनोमा के टाइप में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स इन द ब्रेस्ट के अंदर भी लिम्फ नोड के टाइप में आ जाते हैं, दैट इज फाइब्रोडिनोमा का, उसको क्या कहते हैं, फाइब्रोडिनोमा कहते हैं, उसको लिम्फ नोड नहीं कहते हैं। लेकिन कभी कभी लिम्फ नोड ही होता है वो फाइब्रोडिनोमा, क्योंकि जगह बदल जाने से नाम बदल जाता है। आपको क्या है, अगर सर्विकल लिम्फ नोड है तो ये सर्विकल एरिया में गर्दन से लेके यहाँ तक पे जहाँ भी बदलते हैं, राइट सर्विकल, अगर जुगुलार के बाजू है तो राइट जुगुलार, राइट सर्विकल लिम्फ नोड बियॉन्ड दी जुगुलार या बिसाइड दी जुगुलार, बिलो दी जुगुलार, आप जो भी डॉक्टर लिखेंगे वो लिखेगा। तो जब एक कोई लिम्फ नोड आ जाए, लिम्फ नोड को निकालने से पहले उसके 3 स्टेप। सबसे पहले जस्ट यू टेक द अल्ट्रासाउंड, क्योंकि आइदर इट इज बिलोंग्स टू एनी, आपकी कोई वेन या आर्टरी से अगर अटैचमेंट है तो आप उसको नहीं निकाल सकते, बहुत खतरनाक हो जाता हो। ब्लीडिंग को कैसा रोकेंगे, अगर मैं किसी जुगुलार वेन या एनी कोई भी आर्टरी या वेन से है, तो आपको जब सर्विकल लिम्फ नोड आ जाएगा तो सर्विकल लिम्फ नोड के अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले इसका काम ये करेंगे कि सर्विकल लिम्फ नोड को, सर्विकल लिम्फ नोड, अगर ये नोड आ जाए सर्विकल लिम्फ नोड है तो आप उसको ये यहाँ गर्दन के बाजू एक गदूद, सर्विकल लिम्फ नोड क्या होता है, एक गदूद नुमा शक्ल जो अपने स्किन से ऊपरी उभार आ जाती है, तो उसको सर्विकल लिम्फ नोड कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे आप, अल्ट्रासाउंड जो प्लेस के ऊपर है, अगर गर्दन पे है तो नेक, अल्ट्रासाउंड नेक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप लोगों को टाइम कम है। अल्ट्रासाउंड नेक, पहले इसका अल्ट्रासाउंड कराए तो अल्ट्रासाउंड वाला क्या करेगा, उसके अल्ट्रासाउंड में देख के बोलेगा ये सुपरफिशियल है, ये अंदरूनी है, जिल्द के अंदर है, लेकिन किसी आर्टरी या वेन से इसका अटैचमेंट नहीं, देयर इज नो इकोटेक्चर कनेक्टेड बाय द एनी आर्टरी, जुगुलर और वेन। उसके बाद में जब आप क्या करेंगे, इसके बाद भी आप कट करने के हकदार नहीं है अभी, क्यों कि अब इसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले क्या है, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइट, व्हाट इज द फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन आने वाला है आपको FNAC के बारे में, या है वाइवा में होगा या आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट इज FNAC, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब। तो FNAC, तो व्हाट इज द FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइट, एस्पिरेट के माने निकालना, नीडल से डाल के, साइटोलॉजी इज ए सब्जेक्ट आपको निकालना, तो FNAC लिख लेना। उसके बाद में अब अल्ट्रासाउंड एंड FNAC, इसके बाद का रिजल्ट डिपेंड अपॉन द FNAC रिजल्ट, कब सर्जरी करना है, लिम्फ नोड ये लिख लीजिए आप, मैं लिखा है तो लिम्फ नोड surgery or removal of the lymph node is depend upon the report of the FNAC, क्योंकि FNAC के ऊपर उन्हें डिपेंड रहेगा क्या, अगर FNAC आपका डिपेंड अपॉन FNAC रिपोर्ट यानी पैथोलॉजी की जो रिपोर्ट आएगी, डिपेंड lymph node surgery, lymph node surgery depend upon the FNAC report, FNAC रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्यों, हो सकता है ये बिलोंग्स, अगर खुदा ना खास्ता एक इसके अंदर अगर निकल गया है तो FNAC के रिजल्ट में अगर ट्यूबरकुलोसिस, अगर TB निकला है, ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जब कंफर्म हो गया है
तो आप उसको ATD जब स्टार्ट करेंगे, ATD स्टार्ट करने के बाद उन्हें खुद ब खुद डिसअपियर होना शुरू हो जाता है ATD। इफ रिजल्ट क्या है, इफ ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन FNAC, स्टार्ट द ATD, स्टार्ट ATD, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ATD। अब अगर उसके अंदर और एक उसको अगर इवन कार्सिनोमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्सिनोमा? कैंसर डिफरेंट है, मोर देन 200 टाइप ऑफ द कार्सिनोमा इन द वर्ल्ड, और इंडिया में तो 55 टाइप से ज़्यादा इस वक्त रनिंग में है, अभी रिसर्च चलते जा रही है। अल्लाह महफूज रखे ये बीमारी से कि अभी जी CSF CA कार्सिनोमा का C कैल्शियम जैसा लिखते हैं ना, CA प्लस है तो इट इज ए सैंपल ऑफ कैल्शियम एंड आल्सो कार्सिनोमा। CA ऑफ लंग आप लिखिए, CA ऑफ इंटेस्टाइन, ये आने वाला है, ये कार्सिनोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, CA ओनली CA कार्सिनोमा है CA। अब अलग अलग जगह का प्लेस है तो उसमें एक थोड़ा ऑन्कोलॉजी थोड़ा सा हटके है, कभी इंशाल्लाह वक्त मिल गया तो उसके बारे में भी पढ़ा देंगे अल्लाह चाहे इंशाल्लाह। चलिए वो उसको खाली कार्सिनोमा तक आ गई। कार्सिनोमा और ट्यूबरकुलोसिस के लिम्फ नोड को बेसिकली यू शुड नॉट बी रिमूव इफ FNAC शो, देखिए इफ FNAC शोज रिजल्ट इज ट्यूबरकुलोसिस और कार्सिनोमा, दिस टाइप ऑफ द लिम्फ नोड शुड नॉट बी रिमूव। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप सर्जरी की बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, लिखिए। FNAC shows the tuberculosis of lymph node, tuberculosis in lymph node, लिखिए tuberculosis in lymph node or carcinoma, लिखिए क्या लिखे? हाँ, these types of the lymph node should not be removed or should not be operated. Why? Because ये निकालने से पेचीदगियाँ बढ़ जाती है, इट इज़ वेरी हार्मफुल। आपको मालूम है हज़ारों सर्जन जो सर्जन है खासतौर पे ये कब प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि एब्डोमिनल टैपिंग के वक्त होता है, एब्डोमिनल एसाइटिस जब आता है, एसाइटिस इन कैविटी के अंदर पानी आ जाता है, या एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होता है, या एब्डोमिनल कैंसर होता है, तो उन्हें FNAC उसको और एक अगर अल्ट्रासाउंड शो, अगर चलिए इसके बाद आता ना तो फिर उधर चले गए तो मुश्किल, इसके बाद वहीं आओ। चलिए अब इससे हटके जो भी चीज़ है तो इसको जो ट्यूबरकुलोसिस और कार्सिनोमा के लिम्फ नोड है उसको ऑपरेट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अब जो नहीं है दे आर ओनली नॉर्मल लाइक ए हाइपर, कभी कभी आप सबसे डेंजर हमारे पैथोलॉजिस्ट को से परेशानी है, आप अपने पैथोलॉजिस्ट से भी पूछिए क्योंकि वो लोग मेरे से ज़रा परेशान रहते हैं, तो कई को बोले तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई है, अब उन्होंने हमारे इरशाद साहब बहुत परफेक्ट आदमी है, लेकिन कभी परसों एक रिपोर्ट में लिख दिया कि हाइपरप्लेजिया लिख के छोड़ देते होगा, डॉक्टर मरोज जो पेशेंट को क्या भी कर लो, अपनी जिम्मेदारी खत्म। अब ये हाइपरप्लेजिया का मसला जो वर्ड है इट इज़ वेरी डेंजरस। हाइपरप्लेजिया का कई लोग पहले पैथोलॉजी हाइपरप्लेजिया को कार्सिनोमा में भी हाइपरप्लेजिया लिख देते, समझिए। अब हाइपरप्लेजिया हो गए तो अब फिलहाल परेशान नहीं होना जी, नहीं है मगर कार्सिनोमा से रिलेटेड है, नहीं है ऐसा, इन्फेक्टेड है, दे आर इन्फेक्टेड एक्चुअली। हाइपरप्लेजिया बोले तो बेसिकली ये कार्सिनोमा को डिनोट करता है, लेकिन नाउअडेज इट इज नॉट ए कार्सिनोमा के हाईली इन्फेक्टेड। तो हाइपरप्लेजिया लिम्फ नोड है तो आप इसको क्या करना, हाइपरप्लेजिया लिम्फ नोड को हाईली एंटीबायोटिक देना, टू गिव हाईली एंटीबायोटिक हाइपरप्लेजिया लिम्फ नोड फॉर हाइपरप्लेजिया लिम्फ नोड टू गिव द हाईली एंटीबायोटिक। अगर इससे चले जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बी रिमूव। और जाते ही नहीं हुए कैंसर नहीं है, टीबी नहीं है, आप इधर आओ बोल के वैसा नहीं, तो निकालने की कोशिश नहीं। उसकी वजह क्या है कि अगर एक ड्राबैक अपने को 5% ड्राबैक FNAC में क्या है बोले तो, जैसा कि जब हम किसी भी ग्लैंड का FNAC किया जाता है, हमारे मैडम आपको फाइब्रॉइड पढ़ाए होंगे ना, आप लोगों को फाइब्रॉइड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड होगा, गायनिक फाइब्रॉइड्स इसमें ज़्यादा होता बोल के मैं पूछना चाह रहा था इंशाल्लाह। एक क्लास में मैं आपको फाइब्रॉइड पढ़ाया था और कितने टाइप्स के फाइब्रॉइड रहते हैं और किस फाइब्रॉइड को ऑपरेट करवाना किसको नहीं करा, ठीक है। आप फिलहाल इधर आइए।
इसमें एफएनएसी में एक ड्राबैक क्या है कि हम एक लिम्फ नोड, सर्विकल लिम्फ नोड है एक एटलीस्ट 10 और 20 मिलीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर, अगर 20 mm और 30 mm के रहते हो बड़े आ गए तो बड़ा लिम्फ नोड है। तो इसमें होता क्या बेसिकली डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट का काम है कि उसको एफएनएसी कैसा क्या। अब नॉर्मोलूट मतलब समझना है कि न्यूली बच्चे जैसा होते हैं वो नहीं, जो न्यूली पैथोलॉजिस्ट है जो स्लाइड बनाने वाले ये इंसर्ट उसमें क्या है एफएनएसी में क्या है नहीं इधर देखते आपको- देखते यार पूरे इधर ही देखते हैं सर, इधर देखो ना, आपकी तरफ। इधर देखते हैं। अच्छा ठीक, चलो खुश हो। जब ये डॉक्टर क्या है ये एफएनएसी में जब निडल उन्हें पोक करता है डॉक्टर, जब निडल से इसको सिरिंज सिरिंज से डालने के बाद सिरिंज जब मैं बता रहा हूँ कि उन्हें थोड़ा आजकल क्योंकि इजेक्टर लेवल के थोड़ा दूर बड़ी सिरिंज से डाल के उसको थोड़ा ड्रेन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा गैप बता दिया हमने। अब उन्हें सिरिंज से जब निडल्स के अंदर डाला तो ये एफएनएसी में प्लीज बी केयरफुल एंड सी ऑल ऑफ यू, जिस जगह से ये मटेरियल ले रहा है तो ये पूरे लिम्फ नोड के अंदर ये जगह पे उन्हें लिम्फ नोड से प्रिक कर रहा है या ब्लड ले रहा है या कोई पीस बायोप्सी ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस मुकाम के ऊपर आपका इन्फेक्शन फैला हुआ रहा। इन्फेक्शन इतने हिस्से को भी ख़राब किया हुआ रहता है लिम्फ नोड, या कभी इतने हिस्से को भी रह सकता, कभी इधर भी रह सकता, कभी इधर भी रह सकता, कभी पूरे लिम्फ नोड में भी रह सकता, कभी इधर भी रह सकता। ये एक परेशानी जिस मुकाम से डॉक्टर प्रिक करके एफएनएसी एस्पिरेट कर रहा है उस पर ज़रूरी नहीं है कि उस मुकाम पे इन्फेक्शन पैदा हो। तो फिर सर स्लाइड्स अलग अलग बनाना पड़ता फिर। हाँ वेरी गुड, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो ये किसका काम है? ये डॉक्टर का काम नहीं है, मैं पैथोलॉजिस्ट का काम भी आपको समझा दे रहा हूँ। तो रिपोर्ट के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना, यहाँ पे वही मसला है, समझिए। हाँ, अब इसमें के डॉक्टर क्या है कि जो परफेक्ट डॉक्टर है, इसमें क्या बोला मैं नॉर्मल नहीं बोला, नॉर्मल का मतलब न्यूली जो है, तो नॉर्मल का मतलब क्या खाली नॉर्मल तो छोटे बच्चे नहीं। तो जो डॉक्टर एक सिंगल स्लाइड के बजाय दे टेक इन द 4 to 5 स्लाइड्स, 4 to 5 दे मेक द 4 to 5 स्लाइड्स। जब उन्होंने क्या करें, एक ऐसा करें, एक ऐसा करें, एक ऐसा करें, और उन्हें अगर एक 4 to 5 स्लाइड बना लेता है तो ये क्या है 4 to 5 स्लाइड, प्रिपेयर द 4 to 5 स्लाइड फॉर एक्यूरेसी और एक्यूरेट रिजल्ट। ये बात समझ में आ रही? हाँ, इसमें अल्ट्रासाउंड कराते तो उसमें मालूम नहीं होता। अल्ट्रासाउंड इज ए स्ट्रक्चरल टेस्ट। अल्ट्रासाउंड में क्या मालूम होता है कि आपका अंदर का लिम्फ नोड कितना मोटा आता है, कितना चकला है, कितना दुबला है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस इट इज नॉट शोन इन द अल्ट्रासाउंड। समझे? अब क्या है अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर देखते 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 रोज 100 पेशेंट का स्कैन कर रहा, रोज 100 लिम्फ नोड लिख रहा, तो उसको समझ में आया था कि उसकी शक्ल थोड़ा सा समझ में आता कि ये इन्फेक्शन का हो सकता है। ये एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। मगर अल्ट्रासाउंड में कोई भी इन्फेक्शन की चीज़, यही बोल के नहीं, कोई भी इन्फेक्शन की नहीं मालूम हो सकती, क्योंकि अल्ट्रासाउंड इन्फेक्शन मालूम करने की चीज़ नहीं है। अल्ट्रासाउंड इज एक इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्ट है, अंदरूनी आपके स्ट्रक्चर को बाहर लगा के बता रहा है। ऐसा एक 2 mm का कंकर है, उन्हें किडनी पर रख के बता रहा कि 2 mm कैलकुलस 3 mm कैलकुलस रीनल कैलकुलाई, तो रीनल कैलकुलाई में मालूम हो रहा कि आपके किडनी में 2 mm का कंकर है। ऐसा तो अल्ट्रासाउंड फॉर डायग्नोसिस पर्पस इन द स्ट्रक्चरली, नॉट आपको बैक्टीरियली, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके लिए अपने को माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो ये प्रिपेयर 4 to 5 स्लाइड्स फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। तो ये काम आपका नहीं है, मगर ये फिर भी समझा रहा हूँ मैं कि सर्जरी के लिए क्या कहाँ तक जाके सर्जरी करना है। सबसे पहले माइनर सर्जरी बोलते सब जने तैयार हो गए, छुरियाँ ले लेके आ गए, ये सर्जरी की क्लास है उनकी, लेकिन सर्जरी के लिए पहुंचना कहाँ है? सर्जन इधर ज्यादा करते सर। सर्जन पूरे सर्जन ये काटना किसको भी आता, बकरी में रहेंगे बस आपने दिला अपने शुरू हो गए, समझो तो वैसा हिसाब नहीं है ये। अब सेकंड इसमें क्या होता है, फर्स्ट अब मेरे जैसा किराक डॉक्टर समझ लिया थोड़ी देर के लिए, समझे? अब मेरे को किराक, मैं किराक आदमी हूँ तो मेरे को एफएनएसी में भरोसा नहीं है। पेशेंट से एफएनएसी की रिपोर्ट जो है ना मेरे को मेल नहीं खाई, मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ कि ये रिपोर्ट प्रॉपर है, तूने एक स्लाइड बनाया, 2 बनाया वर्ड, तो अब मैं उसको क्या करना, उसको जो है ना एडवाइस करना है कि कट बायोप्सी, इसके बाद का कट बायोप्सी। इसमें क्या होता है बायोप्सी, कट बायोप्सी में क्या है, निडला डाल के देखा नहीं आया, अब उसको क्या है जाके उसका पीस निकाल, कट करके निकाल के देखना, उसको बोलना नहीं भाई मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। पेशेंट को बोलना अब रे ना डॉक्टर साहब आप यहाँ सुइयाँ चुबा रहे हैं, कट करा रहे हैं तुम्हारे वास्ते, अब तुम्हारे को बीमारी निकली तो हमको क्या फायदा है, कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे। इसलिए क्या है ईच एंड एवरी
आजकल के प्रिस्क्रिप्शन आपके रिपोर्टों में भी दे रहे हैं, कोरिलेशन, क्लिनिकली हाँ। कोरिलेशन, क्योंकि कई हजारों पुलिस केस हो गए, हजारों होते होते लोग क्या रहे क्लिनिकली पुलिस क्लिनिकली कोरिलेटेड, यानी क्लिनिकली देखो आपकी रिपोर्ट हमारी है नहीं है, या तो फिर कॉल करो बोल के लिख के दे रहे हो लगा, उन्होंने कहा वरीय जिम्मा हो जा रहे। अब डॉक्टर कहते हैं उतना टाइम नहीं है, क्लिनिकली रिपोर्ट नहीं है जी दोनों को जाओ बोल के भेजा है ऐसा है। तो एफएनएसी, अगर एफएनएसी में क्या है, एफएनएसी डाउटफुल, डाउटफुल आर नॉट क्लियर, आर नॉट कंपेयर, not correlated to clinically patient, clinically patient में अगर नहीं आ रहा है तो go for cut biopsy और crude biopsy भी बोलते हैं इसको, cut और crude एक वर्ड है, इसको CRUIT। लेकिन बायोप्सी को टाइम बहुत लग जाता है ना। मैं बता रहा हूँ ना, टाइम की बात नहीं है। अब देखो, अब इसमें से अपन पहला काम टाइम कुछ भी नहीं है, स्लाइड बना के देखना है, स्पेसिमेन बना है। अब क्या पेशेंट ज्यादा रहे तो टाइम समझो, ऐसी बात और कुछ नहीं। अब एफएनएसी, कट बायोप्सी या क्रूड बायोप्सी समझिए, ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड अभी है और बाकी इधर, ये एनीथिंग। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, अगर बोले कि यहाँ भी समझ में नहीं आया, यहाँ भी फाइनलाइज नहीं हुआ, तो इट इज एक्सिजन बायोप्सी। एक्सिजन बायोप्सी उसको पूरा निकाल के, उसको पूरा निकाल के भेज देना आखिर में, तो उसके लिए एक्सिजन बायोप्सी। तो अब इसमें क्या होता है, कट बायोप्सी में एफएनएसी में निडल डाली जाती है। अच्छा सुन लीजिए, निडल डाल के निकालने की एक्यूरेसी नहीं आई, देन गो फॉर कट बायोप्सी, एक छोटा सा पीस निकाल के कट बायोप्सी कर ले। अगर कट बायोप्सी से ही मुतमईन नहीं है तो इमीडिएटली रेफर टू द हॉस्पिटल फॉर एक्सिजन बायोप्सी, उसको टोटल निकालें और उसके बायोप्सी को भिजा लें। ये काम आई द विटनेस ऑफ इन द इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल वंस अपॉन अ टाइम, इन आई थिंक 2009 की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस थिएटर में जा रहा हूँ इंडो अमेरिकन हॉस्पिटल की। एक मेरे पेशेंट का ग्लैंड निकाला गया, थायरॉइडेक्टोमी किया। तो आप वहाँ का सिस्टम देखिए, मैं सिस्टम को सैल्यूट कर रहा हूँ, डॉक्टर को, अभी डॉक्टर तो है, ये ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को स्पेसिमेन निकाला गया। निकालने से पहले जिस कंटेनर में पेशेंट का स्पेसिमेन डालना है, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग विल बी लेबलिंग, नेम, एज, फॉर व्हाट पर्पस, so and so whatever it may be, and sample number also, each and everything खाली बस रेडी है। जब पेशेंट को बेहोश कर दिया गया, उसके बाद डिसेक्ट करके उसका थायराइड का जो ग्लैंड निकाला गया, जो स्पेसिमेन बॉक्स में डाल के, डॉक्टर खाली यहाँ कभी हाथ से या कभी पैर से बटन दबा बस, तो वो एक रेलवे ट्रैक के तरीका, वो स्पेसिमेन ले जाके देने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ से तकरीबन 50 मीटर दूर अपने एक रास्ता बना दिया गया उसको, वो रास्ते से चले जा रहा है, इसमें कोई उठाने की जरूरत नहीं, चले जा रहा। इस ये कैबिन के उस बाहर है, इसके बाहर के सब एक थिएटर, उसके बाद और एक सब थिएटर, उसके बाद की कैबिन में एक पैथोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, वो एक फॉरेन स्पेसिमेन को ले रहा है और माइक्रोस्कोप में टेस्ट करके देख रहा है कि पेशेंट को टाके देने तक, पेशेंट को स्टिचेस देने तक उन्हें ये बता देना है उसको सिस्टम के ऊपर, इन्हें कैंसर है तो कौन सा कैंसर है और कौन से ग्रेड पे है, अगर टीबी है तो क्या टीबी है, इसको दवा देना है या दवा है, उसको क्लोज करने से पहले उसको बताने का। क्यों, ये आसान काम नहीं है, इट इज नॉट ए जोक, समझिए इतना आसान काम नहीं है। अब पेशेंट को आप कट करके निकाल दिए, लेकिन उसके सीने से पहले, क्यों कि अगर उसको खुदा ना खास्ता कैंसर निकल गया तो ये डॉक्टर की भी हालत खराब और पेशेंट को और प्रॉब्लम, अब उसको क्या रिजीम देना, कौन से रिजीम देना, उन्हें इमीडिएटली, आज तो ऑनलाइन सिस्टम है, समझिए इससे पहले वाला में नीलोफर में भी स्टार्ट हो गया, ये आज से 1998 में सऊदी अरब में था, लेकिन अब यहाँ हर दवाखाने में हो गया कि हर डॉक्टर्स को, इवन गवर्नमेंट में बहुत खुशी हुई मुझे देख के, लास्ट ईयर आई हैव सीन इन नवंबर, तो कि जितने पीजीज हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, तो जितने जो वार्ड में काम करने वाले हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया गया और लैब से रिजल्ट, हाँ अपने को खाली कॉपी जो है ना अपने पास फाइल में लगने से पहले डॉक्टर्स को पहुँचा, ये सिस्टम बहुत अच्छा है। अब उन्हें आगे कहाँ है, इनकी रिपोर्ट कहाँ है, इनकी चलेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक की रिपोर्ट फाइल लेके भाग के आ जाते हैं अपने पास, समझिए दवाखाने से फाइल लेके भाग के आए थे, खबर नहीं है किसी डॉक्टर, वहाँ पेशेंट को डर रहा ना, पेशेंट है ना फाइल, अरे तुम फाइल क्यों लाया, बोले तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो जिम में रख के ला लिया दवाखाने की फाइल जिम में रख के ला लिया हूँ, कोई बात है ये, समझिए। तो सिस्टम को फॉलो करना है। तो उसमें क्या होता है कि जब स्पेसिमेन जाता है तो उन्हें कार्सिनोमा ग्रेड कौन सा है तो उसको एंटीबायोटिक देना, विदाउट कार्सिनोमा है तो यू शुड बी एंटीबायोटिक, अगर सीवियर हाइपरप्लेजिया या और ज़्यादा कुछ है बाद में पूरी डिटेल रिपोर्ट देंगे, लेकिन स्पॉट पे उसको ये देना है कि सर्जन को ये लिखना है, उन्हें सिस्टम के ऊपर उन्हें रिपोर्ट भी पढ़ लेना, उन्हें रिपोर्ट देने के फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, इसके सिस्टम के ऊपर इन्हें सर्जरी करे तक इसको रिपोर्ट
उसके लिए एक सिस्टम लगा हुआ है। आपको कोई एंजियोग्राम अटेंड करें, इसमें एंजियोग्राम कोई अटेंड, एंजियोग्राम के अंदर जो सिस्टम है 5 टीवी रहते हैं, 2 सिस्टम रहते हैं उसके साथ एंजियोग्राम के अंदर, पूरे एंजियोग्राम के। तो डॉक्टर जब यहाँ एंजियोग्राम करता है तो पेशेंट को नहीं देखता, पेशेंट से खाली बात करता, सिस्टम के ऊपर नजर रहती है, पूरा ऐसा टीवी स्क्रीन। अब स्क्रीन पे देखते हो ना ऐसा देखे, अब पेशेंट को देख के डालो तो यहाँ कहाँ दिखेगा उसको, नहीं यहाँ दिखता, यहाँ दिखने वाला नहीं, दिखने वाला स्क्रीन में क्या है। कैथलैब की मशीन के ऊपर जब पेशेंट को लिटाया जाता है, कैथलैब के ऊपर एक बड़ी मशीन है, उसको कवर करते रहती है जैसे सेटेलाइट के टाइप में। जब हम जैसा उसके अब ये वेन में जा रहा है तो डॉक्टर यहाँ पे देखे ना, सिर्फ खाली पहली बार जब उन्हें ब्रेक करेंगे तो यहाँ देखे जा रही, उसके बाद जब अंदर जाना है तो सिर्फ स्क्रीन में देखूंगा, यहाँ से यहाँ तक कहाँ जा रहा, कैसा डर रहा है, सामने स्क्रीन पे नजर के उन्हें पूरा एंजियोग्राम करके निकल जाता। डॉक्टर से बात, पेशेंट से बात करता था, कॉन्सेंट्रेट आइस आपका कॉन्सेंट्रेट है मगर आईसाइट इधर से नहीं हटा सकता। वैसे ही ये सर्जन क्या करता है, इसके सामने सिस्टम है। अब फॉर एग्जाम्पल XYZ एक पेशेंट का नाम लिख लेके ये स्लाइड दे दिए नंबर के, उन्हें अभी सीखे अभी उन्हें अपने कवर करते रहता, क्लोज करते रहता अपनी सर्जरी, उसको आ जाता है कि फलाना पेशेंट जो अभी ऑपरेशन किया गया है, हाइपोथायराइडिज्म का केस है, इतना पीस है, उसका इतना वजन है, इतना डायमीटर है, इतना वेट है। उसके बाद उसमें ले आते हैं, उसके एग्जामिनेशन में जो है ना ये निकला गया है कि इट इज ए टाइप ऑफ ए कार्सिनोमा, माइट बी फर्स्ट स्टेज ऑफ द कार्सिनोमा। बोलते हैं क्या करता है, पेशेंट को थोड़ा क्लोज करा, फिर अपने सिक्योरिटी सेफ साइड क्या करना है उन्हें लेने के बाद लिख देता है कि अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजी रिपोर्ट सो एंड सो केस इज द कार्सिनोमा फर्स्ट ग्रेड सेकंड, ये गो फॉर ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो वो रिपोर्ट वहाँ से क्या करता, उन्हें मेडिकल ऑन्कोलॉजी को भेज देता। मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या करता, अपने वार्ड में पेशेंट आईसीयू में आए तक का उसके रिजिम तैयार करके रख देता हो, जो उसको देना। रिजिम इज ए नंबर ऑफ मेडिसिन ऑफ द कार्सिनोमा, कैंसर के मल्टीपल मेडिसिन रहते हैं, उसको रिजिम कहलाती है, जिसको कीमो भी कहते हैं, कीमोथेरेपी जो होती है। तो उसमें एक दवा नहीं रहती, 8, 10, 12, 14, 18, 20 ऐसे दवाएं रहते हैं, किसी के कॉस्टली 2 भी आ रहे हैं आजकल, लेकिन उसमें एक मेडिसिन रहती है। तो उन्हें क्या करता है, ये देख लेता अभी पेशेंट थिएटर में है, लेकिन आपके वार्ड में जहाँ आईसीयू में, पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू में उसका डिटेल चले जाते हैं। जाने के बाद अब डॉक्टर के वहाँ पे क्या करता है, ये ग्रेड 1 कार्सिनोमा है, तो चलो इसको क्या देना है, मैं कार्सिनोमा की दवा से हटके दूसरी दवा पे जा रहा हूँ, कहीं बोलेंगे आप डेकाटोन कार्सिनोमा को लेते क्या समझिए। अब फॉर एग्जांपल डेक्सा देना है, एंटीबायोटिक देना है, ऑगमेंट देना है, सर्दी खांसी बुखार को ओरल मेडिकेशन एक पैकेज खाने से पहले की गोली खाने के बाद की। तो वैसे ही पहले क्या इंजेक्शन है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ रिजिम, सिक्स रिजिम बोल के रेडी करके आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को रेडी करके क्या करते हैं, वार्ड में ट्रांसफर करते हैं। तो वार्ड का चीफ क्या करता है, एचओडी ऑफ द वार्ड, एमआईसीयू का चीफ, आईसीयू का चीफ होता है जो आईसीयू पूरा चलाता है, उन्हें फौरन क्या करता है, ये पेशेंट आ रहा है रेडी करो, थर्ड सिस्टर्स को जाती, सिस्टर्स को फाइल लिख देते, एक कार्ड में लिख दे कि सिस्टर पूरे लोड करके रेडी, ये सिस्टम है। उन्हें खाली वार्ड में से शिफ्ट हुआ था, 4 डॉक्टर्स को देख लेंगे, उसके रिजिम तैयार करके उसके मेडिकेशन आते इसको दवा स्टार्ट कर देते। तो ये सर्जरी आसान चीज नहीं है, और मैक्सिमम आप ये आपको एडवाइजेबल नहीं है, इसको अवॉइडेबल करना है जितना हो सके हर चीज। लेकिन जब आप मजबूर हो जाएंगे, जब कोई रास्ता न रहेगा, तो ये आपको सर्जरी करना है। अब ये कट बायोप्सी, एक्सिन बायोप्सी, एक लिम्फ नोड के बारे में इतना है। अब दूसरे के बारे में तो पढ़ेगा तो सारा दिन, महीना खत्म होने वाला, सर्जरी खत्म होने वाला, महीना खत्म हो जाता। अब रहा सवाल हाउ टू रिमूव इट, लिम्फ नोड हाउ टू रिमूव इट। अब यहाँ पे अपनी लाइन पे आए, हाउ टू रिमूव इट। अब इसको रिमूव कैसा किया जाए, आप लोगों को करना नहीं है, खाली नॉलेज में ला रही। डॉक्टर साहब पढ़ा दिया, अकबर साहब के शुरू में मत हो जाइए सीनियर्स, समझिए आसान काम नहीं है। पढ़ना सुनना एक अलग बात है, प्रैक्टिकल करना एक अलग बात है। अब हो सकता है इसमें से कुछ करे हुए भी होंगे, मैं इससे निकाल नहीं है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर कंटिन्यू कर रहा है तो लोकल में निकालना कोई बड़ी बात। अब हाउ टू रिमूव इट, अब आप कैसा लेंगे, तो सबसे पहले पेशेंट आते, हाँ तुम्हारा लिम्फ नोड है, तुम्हारा देख के ऐसा हाथ रख के देख लेंगे, निकाल देना है बोल के नहीं, समझिए। तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। आप चाहे एनी डिसेक्शन इन आवर बॉडी, आपका डिसेक्शन अगर कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं आप, बिल्कुल कोई भी बहुत एक मामूली क्या बोलते हैं खुरखुरी कॉर्न है, अगर कॉर्न भी आपको खुरखुरी है, स्किन टैग मस्सा जो बोलते हैं, एक मस्सा यहाँ लटक कर इतना छोटा है, अगर मस्सा भी आपको निकालना है तो आप सबसे पहले उसका आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर और बीटीसीटी, ये कम से कम ये तो कराओ। ये आखिरी दर्जे की इन्वेस्टिगेशन है, समझिए, यानी इससे कम में बगैर इन्वेस्टिगेशन की कुछ मत करो। और अगर आपको लिम्फ नोड अगर हॉस्पिटलाइज करना है तो माइनर सर्जिकल प्रोफाइल, हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि माइनर सर्जिकल प्रोफाइल, माइनर सर्जिकल प्रोफाइल, ये जब तक हम अगर छोटी सर्जरी है हमारी तो माइनर सर्जिकल प्रोफाइल कराना। अब लैब में जब भेजा जाएगा तो माइनर सर्जिकल लैब में जी, मेरे से पूछिए जो भी डिस्कस करना है।
BTC ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। BTCD मीन्स ब्लीडिंग टाइम। हर इंसान का खून के बहने का टाइम और खून के मुंजमद होने का, क्लॉटिंग होने का टाइम डिफरेंट होता है। जैसा आपने फिंगरप्रिंट कैसा होते हैं, फिंगरप्रिंट किसी के नहीं मिले आज तक, करोड़ों दुनिया की इतनी पॉपुलेशन है, किसी एक के फिंगरप्रिंट, अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि दूसरा तो बुजुर्ग की बात है, अब है सवालों के मैच नहीं हो रहे आजकल, आधार कार्ड को तो नो मैच ही फिंगरप्रिंट हो गया। ऐसा बता देना उन्हें, दूसरा कुछ काम करने वाला घड़ी घड़ी अपने हाथ को घसरा लगा रहा, घड़ी घड़ी हाथ को घसरा लगा, नहीं मैच हो रहे बल्कि भिजा दे रहा। समझिए, तो किसी को थोड़ा सा जरा पसीने की निकलने की शिकायत हो या कोई ज्यादा अगर काम करने वाले जैसा लेबर पेशेंट्स है तो उनके क्या हाथ रफ हो जाते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट पे निशाना बदल जाए। समझिए, तो वो एक एक्सीडेंटली है, लेकिन अल्लाह का कुदरती निज़ाम ये है कि किसी के फिंगरप्रिंट किसी को मैच नहीं हो। इसलिए आप लोग अक्सर अपने देखते होंगे ना दोपहर में CID कैसा देखते हैं बेटे। समझिए, CID में पूरा है जो देखे हुए, एक भी सीरियल देखे तो समझ में आ जाता है। तो फिंगरप्रिंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अब इसको वैसे ही अल्लाह का निज़ाम ये है कि ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम माइनर सेकंड का फर्क। अगर कोई छोटा सा करच चुभ गया, कांटा चुभ गया या मार लग गया, अपने पास बावेला उठा देते। कल रात में कैसा था, बच्चे को कुंजी के से खून निकला, सो नहीं कितने में लेके उसको ऊपर से कोई लॉक या कोई गिरा दो, उसकी कुंजी का इतना सारे का इतने मारे और कैपिलरीज पड़ गई तो ब्लीडिंग ऐसा जारी उसको। अब 15 दिन में उसको पकड़ के सर ढापे के लेके आए, बच्चा ऐसा उसको, और बाला माशाल्लाह इतने बड़े बड़े उसके, कटिंग ही नहीं करा उसकी, लॉकडाउन से ले कटा। उसको पहले जो है ना डॉक्टर को हजाम बनना पड़ा, उन्हें पहले कटिंग करा, जब पूरे कट करा ना अपन पूरे कट करके उसको देखे तो क्या खाली 2 खरोचे है बस, कुछ भी नहीं है, खाली ब्लीडिंग जाने से। तो ऐसे ही होता है। और तो ऐसे चीज में क्या होता है कि हम ये देखा जाए कि ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, एक बात याद रखिए कि अगर कोई चीज छोटी सी अगर कट जाए तो आप बगैर रोके क्या खून रुकने वाला है, लेकिन सबर किसके पास है ये बताइए। 7 मिनट मैक्सिमम है क्लॉटिंग टाइम का, 7 मिनट है शायद, 7 मिनट 7 मिनट सही है भाई, सही। चलिए तो 7 मिनट्स अगर हैं, अगर 7 मिनट अगर सबर कर ले उन्हें तो खून खुद वो खुद रुकने वाला है वो किसी को। अब उसके लिए परेशानी की जरूरत ही नहीं है। अब पेशेंट आया तो आप बोलिए 7 मिनट रुक जाओ बोल के कहीं खड़े रहेंगे सो पैसा 10 सर बोले थे बोल के। मैं एक पेशेंट की सबर की बात बता रहा हूँ। अगर पेशेंट अगर 7 मिनट रुक जाए या हम वेट कर लें तो खुद ब खुद ब्लीडिंग टाइम, उसका ब्लीडिंग टाइम ही उतना है समझिए कि 7 मिनट में बेसिकली सुपरफिशियल इंजरीज खुद ब खुद रुक जाते हैं। अब कोई चाकू का मारे, तलवार का मारे और ठहर जाओ 7 मिनट तक, बल्कि वैसा नहीं है, उसको पट्टी टाई अप करके सीधा इमीडिएटली भेजना। तो मेरा बोलने का मतलब कि हर एक का ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग, खून के बहने का टाइम अलग, खून के क्लॉट होने का टाइम है, माइनस सेकंड में आप हर एक का कुछ सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड का हर एक को फर्क आता है। तो उसका इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो कम से कम कोई चीज़ जब स्किन को रप्चर किया जाता है, स्किन को फाड़ा जाता है, तो सबसे आखिरी दर्जे का कम से कम आप RBS या BTCD करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि इसका खून कितने दिन बहने वाला है। आप काट दे के बैठ जाएंगे, अगर इसका खून ज़्यादा देर तक बहने वाला है तो परेशानी है आपको। समझिए, आपको उसको कितनी देर में स्टिचेस देना है। समझिए, जैसे आजकल बच्चों को, छोटे बच्चों को खाना खिलाने मोबाइल यूज़ हो रहा, टाइमर लगा दे रहे हैं, कोई टाइमर 10 मिनट में खाना, कोई 5 मिनट में खाना, 15 मिनट में खाना, चाय इतनी देर में पीना, हर एक का टाइमर आ रहा है आज मोबाइल के ऊपर, आप चले जाएँ। तो वैसे टाइमर, ब्लीडिंग टाइम क्या है, अपना ब्लीडिंग होने का टाइमर है वो, दैट इज द ब्लीडिंग टाइम, खून के बहने का टाइम, इट इज अ टाइमर। क्लॉटिंग टाइम, खून के क्लॉट होने का टाइम, इट इज अ क्लॉटिंग टाइमर। समझिए, ये टाइमर है अपना। समझिए, देन अब इसके अंदर अगर ये ज़्यादा कम हो जाए एंड चाहे माइनर हो या मेजर हो, एंटीकोगुलेंट टैबलेट शुड बी स्टॉप बिफोर 48 आवर्स टू 5 डेज, 2 डेज टू 5 डेज के बीच में एंटीकोगुलेशन, एग्जांपल क्लोपिटैब एंड इकोस्प्रिन टाइप ऑफ मेडिसिन लिख लीजिए आप। विच टाइप ऑफ मेडिसिन शुड बी स्टॉप बोले तो क्या बोलेंगे, बिफोर सर्जरी एंटीकोगुलेंट पहले बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पूछे तो बोलना जो है इकोस्प्रिन एंड क्लोपिडिग्रिल और क्लोपिटैब, ये बोला जा सकता है। तो ये एंटीकोगुलेंट ऐसे है कि खून को पतला करने वाली मेडिसिन है, खासतौर पे कैटरेक्ट सर्जरी में प्रॉब्लम होता है उसको। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा आ गई तो खून की कैपिलरीज क्या होता है, खून लाल हो जाते, इसलिए कोई डॉक्टर तो 3 to 4 डेज पहले से, 5 डेज पहले से बंद कर दो एंटीकोगुलेंट। ठीक है, आप जो भी पेशेंट का सर्जरी है, माइनर सर्जरी है तो फर्स्ट बिफोर गो फॉर सर्जरी, माइनर सर्जिकल प्रोफाइल एंड स्टॉप दी एंटीकोगुलेशन, एंटीकोगुलेंट टैबलेट। ठीक है, एंड अब उसके बाद आ गया माइनर सर्जरी। आप सर्जिकल प्रोफाइल के बाद आप उसके बाद में उसको कैसा निकाला, हाउ टू रिमूव इट, यहाँ पे आ गए। ये बैठ दूँ वहीं लिख लिया आप लोग, कह रहे रवि। अब इसमें हाउ टू रिमूव इट, अभी पीछे के लोगों ने लिखेंगे। अब इसके अंदर रिमूव कैसा करना है, तो डॉक्टर क्या है, अब सबसे पहले
इन्हें क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गिव फॉर लोकल एनेस्थीसिया एलए अंडर लोकल है दिस इज द साइन ऑफ नॉट डिक्रीज इट इज द साइन ऑफ अंडर एलए ये वेरी इंपॉर्टेंट अंडर एलए माने अंडर लोकल एनेस्थीसिया माने मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ जरा डिफिकल्टी हो रही है आप वीडियो में बता देंगे वीडियो कहीं में चलेंगे नहीं वीडियो के अंदर नहीं सर ये मेरे लिए अच्छा आप सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया हाथ उठाने का वो क्या हो रहा है वो हाथ पीछे चले जाता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि आप लोकलाइज ज़ैलोकिन दी जाती है उसको ज़ैलोकिन इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट लोकलाइज एनेस्थेटिक ज़ैलोकिन उसका ज़ैलोकिन जो है ना इसको 1% 2% 5% एंड 20% और 10% अलग-अलग है ये हाँ सर लॉक्स ये इंजेक्शन इंजेक्शन जी ज़ैलोकिन एप्लीकेशन भी आता है वो चीजें हैं ये सर्जरी की बात है ना सर्जरी एप्लीकेशन में नहीं होती ना वो बाद में बताऊंगा मैं हां ऐसा लोकल इन्फिल्ट्रेशन लोकल एनेस्थीसिया लोकल लोग अपन क्या बात करें अंडर लोकल एनेस्थीसिया में ज़ैलोकिन जो है परसेंटेज वो मैं आपको अलग-अलग बताऊंगा कि ये बात है अब अपन यहाँ सर्जरी की बात करें तो एप्लीकेशंस की नहीं सीरियस में अब इसमें क्या होता है किसी को ये लोकल एनेस्थीसिया जहाँ पे आपको लिम्फ नोड है ये लिम्फ नोड है अब ये स्किन उठा के आपकी ये स्किन लेयर है ये इसके अंदर एक लिम्फ नोड है तो स्किन लेयर को एपिडर्मिस थोड़ा सा स्किन लेयर को उठा के उसको 2-3 तरफ से आप ज़ैलोकिन इंजेक्ट कर सकते हैं इस पे सबक्यूटेनियस सबसे पहले सबक्यूटेनियस तुम्हारे ऑपरेशन को कर सकते सबक्यूटेनियस जब आप इंसुलिन देंगे तो उसको पेशेंट को जो हाथ बहुत ज़्यादा हाथ से होगा टच करेंगे अच्छा टच करेंगे कि आर यू फील तो उसका पहले लोकलाइज सेंसेशन जाएगा व्हाट इज द सेंसेशन एहसास जो आप चुंडी काटी नहीं करे तो उसका सेंसेशन बोलेंगे तो आप देखना कि ऐसा नहीं कि भाई अब 5 आदमी है 5 आदमियों को एक ही लिम्फ नोड निकालना है तो सबको ज़ैलोकिन एक जैसा नहीं दे सकते एक पहलवान किस्म का रहता एक पिकुटा भी रहता उसमें उसको जल्दी असर ना हो समझिए पर इसलिए क्या हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिट अगर है क्या अगर अल्कोहल कंजम्पशन है अब वो इसलिए क्या उठता मतलब उसको थोड़ा डोज ज्यादा ना हो क्योंकि रोज देता रहता अल्कोहल समझिए तो रोज अल्कोहल वाला को क्या होता असर क्या कुछ भी नहीं होता समझिए तो इसलिए हिस्ट्री बहुत जरूरी है समझिए अब अगर किसी को ये अकॉर्डिंग डॉक्टर और ये सिर्फ सर्जन लोकल है इसको लिए हाँ और एक बात कि लोकल एनेस्थीसिया के लिए एनेस्थेटिक की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं सर्जन खुद कर सकता है समझिए ये बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूँ मैं आपको बुनियादी हुकूक अपने क्या है अपने खुद नहीं मालूम फंडामेंटल राइट क्या है अपना आपको भी नहीं मालूम तो वैसे ही है कि आपको लोकल एनेस्थीसिया के लिए एनेस्थेटिक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती समझिए जिसमें बिल्कुल लोकल सर्जन को मालूम है कि कितना इसको डोज देना है क्या है लेकिन अब इसके बाद लोकल में आप निकालेंगे तो जब इंसुलिन से इंसर्ट द इंसुलिन या लिखिए और इंजेक्ट लिखो इंसर्ट लिखिए इंजेक्ट ये इंजेक्शन है ना वो इंजेक्ट द ज़ैलोकिन अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ द सर्जरी साइट ऑफ उसका जो भी जो है जो साइट है उसके हिसाब से कितना बड़ा है छोटा है तो छोटा बड़ा है तो बड़ा उसके सराउंडिंग में आप 3 to 4 प्लेसेस के ऊपर आप इंजेक्ट कीजिएगी ज़ैलोकिन उसके बाद में जस्ट एग्जामिन द सेंसेशन उसके बाद क्या करेंगे कि देखते ही काटेंगे नहीं उठ जाता हूँ नहीं समझो मैंने तो फेरी मार देता है जोर से काटने की चक्कर में तो ये क्या है देने के बाद आफ्टर इंजेक्ट ये लिख लेते हो पॉइंट से पूरे ये आफ्टर इंजेक्ट द ज़ैलोकिन आफ्टर इंजेक्ट द ज़ैलोकिन ये ज़ैलोकिन चेक फर्स्ट चेक करना है चेक द सेंसेशन आपको सेंसेशन चेक करना है अरे कैसा कि जैसा आप ये उठा के आप एग्जामिनेशन में दे दिए देने के बाद जब उसको ऐसा हाथ से ऐसा टच करके देखेंगे या आपकी फिंगर से टिप ऑफ द फिंगर से मारेंगे आपको पूछेंगे एहसास हो रहा क्या या नहीं तो और एक आसान तरीका इतना सब आजकल कोरोना का सिस्टम है कौन हाथ लगाएगा तो भी क्या एक निडल लेके जस्ट निडल को टच करेंगे कि भाई आपको सेंसेशन हो रहा नहीं हो रहा उसके बाद पहले चेक करना बहुत जरूरी है ये बहुत लोग मिस करिए तो पेशेंट बहुत हाइपर होता है बाद में कराने की सर्जरी भी नहीं कराता हूँ अगर नहीं हुआ है तो उसके 5 to 10 मिनट्स में हो जाना उन्हें जो टाइमिंग है परसेंटेज के हिसाब से वो सर्जन जानता अगर नहीं हुआ तो फिर सेकेंड डोज उसको थोड़ा और देना है लेकिन एक साथ डबल डोज नहीं दिया जाता जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद जब दिया जाएगा तो उसका आधा डोज दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को आप 2 ml 3-4 जगह में 2 ml दे रहे हैं 2 ml में सुन नहीं आता उसको और एक 1 ml देना एकदम 4-5 ml नहीं कर देना 2 ml ये तो 1 ml देना जब उसके में सेंसेशन ना उसके लगने में वो कुछ भी नहीं हो रहा है
then you take the forceps, surgeon take the, you नहीं, you बोला तो आप लोग ये करेंगे, surgeon take the forceps and तो ये क्या होगा जब forceps से जब उन्हें ये पकड़ के जब उठाएगा लेयर, ये लेयर का नहीं है, नहीं है, तो ये लेयर को उठाएगा, जब उठा के इसको अपने सर्जिकल ब्लेड से स्टक करेगा। अब ये छोटे मोटे सर्जनों की बात है। अब जो बड़ा सर्जन हॉस्पिटल है वहाँ के ऊपर जो है, अब आजकल आपको काटने की जरूरत नहीं है, आप उस सब के लिए आजकल करंट का आपको टोटली जो कैथलिस्ट जो मशीन आ गई ना, वो एक पेन के सरीका रहता है। जैसा किसी जमाने में कोई रेडियो बनाने दुकान पे गए तो टाका मारते थे लोहे का, पंखे का चले गया तो साडर इलेक्ट्रॉनिक साडर, वो साडर है वेल्डिंग का, हाँ उसमें वैसे ही टाइप में आ गया समझो। एक नई मशीनरी है जो प्लग लगाने से अपने पेन टाइप की इससे ज़्यादा बड़ा दे देता हूँ, उसके पिन रहती, अगर आप यहाँ से यहाँ तक ऐसा लगा दिए तो चल के फाड़ देता है और खून निकलने के ज़्यादा बहने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए बेनिफिट टू दी पेशेंट, थोड़ा कॉस्टली रहता। तो आजकल जितने भी सर्जरीज है एब्डोमेन ओपन कर रहे हैं, पहले जो है ना कैथ से ऐसा उसको निशान डाल देके कैथ ले लेके मशीन ऐसा लेके चर लिखेना मारते ही इन्हें पूरा सामने का स्किन फट जाता। अब उसको डीप मारने के लिए फिर अपने को सर्जिकल ब्लेड जो औजार है वो लेने के, वो ओपन करने के। तो अब ये लोकलाइज में आप देख के चेक करके उसको रिमूव करेंगे, और रिमूव जब फॉर्सेप्स से स्किन उठाएंगे, ऐसा स्किन उठा के देखेंगे कि इन्हें कहाँ से काटा। तो बेसिकली जो भी अंदर इसके अंदर जो नोड है, वो नोड को पहले आप अपने फॉर्सेप्स से, निडल होल्डर जो आता है ना, निडल होल्डर सर्जरी में मैं वो आदित्य फाक से वो बच्चा नहीं था, नहीं तो कोई चीज़ लाने का था, वो बैक हॉस्पिटल में क्लिनिक में रह गया हुआ एक्चुअली कल, वो कल लेने का था, आप लोग बच्चे को देखे ना वहीं पे रखिए वो ये नहीं। तो उसमें क्या है, निडल फॉर्सेप निडल होल्डर और टूथ फॉर्सेप और स्विचेस निडल का फॉर्सेप अलग होता है, और क्लैंपिंग फॉर्सेप अलग होता है उसको करने का जो होता है। यानी फॉर्सेप तो समझ सकते हैं ना, जो फॉर्सेप चुनता हुआ होता है, सीजर्स होता है अलग अलग, थ्रेड कटर अलग आता है, ये सब। तो आप ये ओपन करने के बाद में जिस पहले उसको फॉर्सेप से उठाएंगे कि इन्हें कहाँ से अटैच, उसके बाद में, और बेसिकली ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। जब ग्लैंड को उठाया जाएगा तो उन्हें उससे रगें, उससे क्या चीज़ अटैच है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ऐसा मुंडा पकड़े और काट दे। तो जस्ट एग्जामिनेशन करने के बाद उसको कट करके निकालना है, निकाल के उसको स्पेसिमेन में डालना है, डाल के फिर इसको अगर बड़ी लेयर से अगर गया है तो इनर स्विचेस देना है, जो किट गैट से दिया जाता है। किट गैट से जो लिया जाता है वो रिमूवल के टाके नहीं होते, जो आंतरिक से बना जाता है, और या तंगू से या नॉर्मल तागे से जब टाके दिए जाते हैं तो उसको ऊपरी सुपरफिशियल जो स्विचेस है वो तो आपको दे जाता है। वो अभी यहाँ पे क्योंकि उतना टाइम नहीं है, मैं किसी बार एक आध दिन थोड़ा बहुत एक आध फ्लैश पीस की मैं टाके को कैसा गिड्डी डालना वो एक आध बार बता दूँगा, वो तो एग्जाम में आने वाला नहीं, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस में। तो ये आपका जब रिमूवल करके फिर आप बैक में आएंगे, बैक में आने के बाद उसको टाके देने के बाद ऐसा कॉटन लेके उसके प्लेस के ऊपर ऐसा प्रेस करके देखेंगे कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। होता क्या है कि टाके देने के बाद भी अंदर से ब्लीडिंग आती है, इसको इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं, समझिए। तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो तो टाके के टाके रहते, लेकिन खून जम के ऐसा खुल के आ जाता है, समझिए। तो बोला ऑपरेशन के बाद लिम्फ नोड इतना खुला हुआ था, ये खून इतना खुला हुआ है, तो उसको क्या करना, फिर एक स्विचेस रिमूव कर देना, करके पहले ब्लड पूरा निकाल के उसको फोर्सली दबा के, फोर्सिंग आजकल एक फोर्स बैंडेज बोल के आ रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इस्पानी वगैरह में ज़्यादा है। आपको जो फ्लेक्सिबल जो अपन क्रेप बैंडेज कैसे डालते हैं, वैसे में आजकल अपन ये क्या बोलते हैं, निडल पे जो फिक्सर डालते हैं ना, कैनुला के ऊपर फिक्सर कैसा लगाते हैं, उसको टाके के ऊपर स्टिचिंग देके पहला पैड रख के फिक्सर लगाते हैं। फिक्सर ड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। अगर ब्लीडिंग नहीं होना है, अगर ब्लीडिंग हो रही तो नॉर्मल रहे तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो एक फिक्सर उसको अटैच करके फिर पेशेंट को, इसलिए डॉक्टर क्या करता है, कोई भी सर्जरी, ये तो लोकल है घर को भिजा दे सकते हैं, मगर जनरल थोड़ा बड़ा रहा तो 24 आवर्स उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है, बेसिक है वो। अब डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, पेशेंट नहीं रहना चाह रहा, इट इज डिफरेंट, ये सेकेंडरी है। मगर बेसिकली क्या है, आप कोई भी सर्जरी करो, चाहे 8 टाँगों की करो या 5 टाँगों की करो, यू शुड बी ऑब्जर्वेशन द पेशेंट इन 24 आवर्स इन योर कस्टडी, समझे। आपकी कस्टडी में आप उसको देखना, अगर आप नहीं है तो आपके अटेंडर को, आपके फॉलोअर को, आपके स्टाफ को बोलना कि इसको ब्लीडिंग हुआ या कुछ हुआ, तो यू शुड बी इन्फॉर्म टू मी। तो उसमें क्या होता है, अगर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो उसको इंजेक्शन देना है। और ये सब करने से बाद पहले और एक काम छूट गया हमें से, बिफोर गो माइनर से थोड़ी बड़ी सर्जरी, अगर लिम्फ नोड से बड़ी थोड़ी बड़ी सर्जरी है तो एंटीबायोटिक, गिविंग द एंटीबायोटिक द बिफोर द सर्जरी, ओरली भी क्यों ना, अरे भाई आपको करना है। आप देखिए
स्किन स्प्रे मुकेश राज हो या कोई भी हो, उन्हें स्किन टैग निकालना है तो एक बुला के बीडीसीडी आरबीएस करा के रॉक्सीथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन खिला के ये गोली अब एक रात को लेके सुबह में आ जाओ बोलता। क्यों आ जाओ बोलता है कि आप प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक दे रहा हूँ। कल होने वाले आपके जो सर्जरी में अपनी मिशनरीज अपनी जितने भी ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है उसको हजारों बैक्टीरिया, ऑटोक्लेव सही नहीं हुआ, ऑटोक्लेव डॉक्टर तो नहीं करता, ऑटोक्लेव का डिपार्टमेंट अलग है, करने वाला मिट्टी को डाल के अगर ऑटोक्लेव नहीं करा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है उसको इन्फेक्शन। इसलिए क्या है हाईली आप उसको जो ना इसको जितना हो सके नीटनेस में हाइजीनिक तौर पे मेंटेन करना है। तो इसलिए जब रिमूव करने से पहले ये नहीं है कि आप पहले स्टेप बाय स्टेप अभी रिमूव करना है तो उससे सबसे पहले क्या करिए आप एनएस अप्लाई करिए, एनएस। तो उसके बाद में एनीबॉडी बोल टेल मी बेटाडिन, बेटर उससे पहले बेटाडिन से स्पिरिट देखिए बेसिकली क्या होता है पेशेंट को जब हाइड्रोजन फ्रैक्शन वांड पे डाला जाता है, लेकिन अगर कर लें तो कोई मुश्किल नहीं है। नॉर्मल सेलेन के बाद सर्जिकल स्प्रिट से साफ करें उसको, ये दो। उसके बाद में बेटाडिन लोशन, जब बेटाडिन लोशन से साफ कर लें और अपने औजार जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी आप ऑटोक्लेव होने के बाद में अगर बेटाडिन में एक कटोरी रख लें या एक थोड़ी सा बाउल रख लें, उसमें बेटाडिन डालें, डाल के आप जो है ना अपनी जो भी कट करने वाली सीजर हो उसको अगर इसमें डिप किया जाए, डिप करके अगर आप कट कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी सेफुल टू यू एंड योर पेशेंट। समझिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए पेशेंट के लिए आपके लिए उन्हें जल्दी अच्छा होगा तो आपको भी अच्छा उसका रिवार्ड मिलेगा ना भाई कि भाई नहीं डॉक्टर की सर्जरी में कोई इन्फेक्शन नहीं आता। तो प्री एंटीबायोटिक शुड बी गिव द प्री एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगस आल्सो, मेट्रोजिल, मेट्रोनिडाजोल, ये गोलियां भूल के लो। आज दुनिया में जब तक ये सर्जरी से पहले अब ये 10 साल पहले सेफ्रॉन मेट्रोजिल जब तक ये पेशेंट को ना चलाए उसकी सर्जरी नहीं करते। अब क्या हो गया है कि मेट्रोजिल के बजाय एनी एंटी फंगस फ्लोरोनोजल एक गोली खिला दीजिए। और एंटीबायोटिक में जैसा नॉर्मल में वहाँ से टैक्सिम है, आपको अच्छा जख्मों सुख निकलने वाला है, टैक्सिम है, मोनोसेफ है, एजिथ्रोमाइसिन है, रॉक्सीथ्रोमाइसिन है, ये कोई भी अगर लोकल एंटी अपन लोकल माइनर सर्जरीज की बात कर रहे हैं इसमें माइनर में आप रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और एनी माइनर एंटीबायोटिक प्री सर्जरी, आपको सर्जरी से पहले आप उस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करके 24 आवर्स 48 का मोड ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक का क्या एक्शन है, आप उसका 8 आवर्स है 12 आवर्स है, कम से कम रात में खिला दो, सुबह में ऑपरेशन करो। तो ये इससे क्या होता है पेशेंट का तो हील अप फास्ट होने के लिए है। तो अब इतने सारे बेटाडिन ये एनएसएस साफ करें, सर्जिकल स्प्रे लें, फिर बेटाडिन लोशन से उसको क्लीन। और एरिया के अगर आपको अगर 1 इंच का अगर सर्जरी करना है तो आप मोर देन 5 इंच को साफ करना, तो इधर के बैक्टीरिया इधर दाखिल हो जाते हो। जब ये स्किन में अगर आपको इतना ज़्यादा ग्लैंड है तो इतना हाथ को सफाई करना पड़ेगा। समझिए अगर हेयर है तो सबसे पहले हेयर रिमूव करना है, इस जगह के हेयर टाँके देने में डिफिकल्टी आ जाती है जख्म से, क्योंकि हेयर एंड नेल इज द नेचुरल फाइबर, इट इज कैन नॉट बी डिजॉल्व इन आवर बॉडी। जब आप देख रहे हैं कि अगर ये नाखून और बाल अगर इंसान के पेट में चले आए तो ये कभी खुलने वाला नहीं है। आपकी फीसेस मैटर या मोशन के जरिए आपको बाल बराबर आ जाएगा और नाखून बराबर आ जाएगा, लेकिन दूसरी कोई भी चीज़ खुल जा सकती है मगर ये डिजॉल्व होने वाले नहीं। तो बी केयरफुल, अगर पहले हेयर रिमूव करना, हेयर रिमूव करके उसको सराउंडिंग एरिया अगर 1 सेंटीमीटर है तो आप 4 सेंटीमीटर आप उसको एरिया को क्लीन करेंगे, क्लीन करके हेयर जो है ना शेव करके एनएस सर्जिकल स्प्रे बेटाडिन लोशन के बाद सर्जरी करके फिर उसको बेटाडिन लोशन के जरिए साफ करके फिर एनी टाइप ऑफ लोकल एंटीबायोटिक उसको जैसा फ्यूसिडिन वगैरह है या कोई इवन बेटाडिन ऑइंटमेंट क्यों ना हो उसको लोकल ऑइंटमेंट में आता आप लगा के उसको ड्रेसिंग किए। ये एक लिम्फ नोड के लिए कितना लंबा प्रोसीजर है। अब देखने के लिए क्या है वो लिम्फ नोड का गलूथा गाके निकाल के ले लेके आ खत्म। लेकिन बेसिक ये है कि पहले आप सर्जरीज को अवॉइड करना है कि जहाँ तक हो सके। अब उसके बाद की जो सर्जरीज है ये तो लोकलाइज, तो सबसे अब इसका सर्जरीज का जो कंक्लूजन है आपको सर्जरी में पूछा जाएगा कि आपके क्वेश्चंस में माइनर सर्जरीज में व्हाट आर द स्टेप ऑफ द माइनर सर्जरी और रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड बोले तो आपको एक के बाद एक लिखना पड़ेगा। अब घर जाके आप आज ही उसको करेक्शन कर लीजिए उसके कि आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी के बड़े सर्जरीज के बारे में तो इसलिए कि अब उतना टाइम नहीं है कि माइनर सर्जरी तो कोई भी सर्जरी में एक लिम्फ नोड इसलिए है कि ये कॉमनली है। अब वो लिम्फ नोड हो सकता है कि आपका जो है ना जो क्या होता है फैट बॉडीज क्या होते हैं वो फैट बॉल नहीं उसको क्या बोलते हैं नहीं लिम्फ नोड के जैसा रहता है ना लाइपोमा बेसिकली क्या होता है लिम्फ नोड की जगह 5 जगह कहने हैं ना बिट यस सर
इसमें बेसिकली क्या होता है, लाइपोमास भी आ जाते हैं। किसी किसी को 10-15 या 5 यहाँ पेट इधर आगे 15-20 पीछे पूरी बॉडी पे रहते हैं, वो लाइपोमास बोलते हैं उसको, लाइपोमा। आपको क्या है, अगर किसी जगह पे विजिबल पार्ट पे अच्छा लगेगा, ये इतना बड़ा हो गया, तो आप उसके लिए एडवाइस करना कि निकाल लो आप, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। लाइपोमास का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो आहिस्ता से फैट बॉडीज है, फैटी बॉडीज जमते जमते जमता है। अब प्लेसेस है, किसी को जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो लाइपोमास इन द एक्सिलास के अंदर जो है ना लाइपोमा डेवलपमेंट होता है, समझिए। क्या अफ्रोजा हैव सर्जरी इन लाइपोमा राइट और लेफ्ट एक्सिला, बाइलेटरल एक्सिला। हाँ, बाइलेटरल एक्सिला में मेरी एक पेशेंट है, बाइलेटरल एक्सिला में लाइपोमा इतने बढ़ गए कि उन्हें हाथ छोड़ने के लिए तकलीफ हो रही थी उसको, तो उसको आखिर में देखते देखते काफ़ी टाइम तक उसको कोशिश की, लेकिन नाउ she had operated before 10-15 days आती है, 2 weeks or 3 weeks माइंड में, तो उसको तो बाइलेटरल एक्सिला लाइपोमा है उसको, बाइलेटरल एक्सिला। अब एक मिडिल एज की लड़की है, वो मैरिड है, 4 बच्चे 3 बच्चे हैं लड़की को, अब बेचारी परेशान है, समझिए, कोई इसको सही तौर पे नहीं बोले, कोई बोले। अब ये एक और एक उसके अंदर एक गलत फहमी ये है, निकाले तो बढ़ जाते बोल के भी बोलते भाई, समझिए। और एक उसमें हमारे हैदराबाद के लोग उसमें एक मेल एक फीमेल भी कर दिए, समझिए, एक फैलने वाला एक बगैर फैलने वाला, नहीं ऐसा। हाँ, तो ये सब हाँ है, यस 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 यस, वेरी गुड, यस, HbSAg पॉजिटिव, शी हैज HbSAg पॉजिटिव, अफरोजा HbSAg पॉजिटिव है, उसको 3rd प्रेगनेंसी में आया था, तो उसका कनाल सर देखिए, हमारे यहाँ पेशेंट, वेरी गुड, आप अच्छे टाइम पे याद दिलाए। अगर वायरल स्किन नहीं करें, हमें छोटी सर्जरी है बोल के अगर आप नहीं कराते, माइनर सर्जिकल प्रोफाइल, पेशेंट को HbSAg पॉजिटिव है, तो पेशेंट कुछ नहीं मालूम है, पेशेंट मालूम भी है तो भूल गई, उन्हें 4 साल का बच्चा हो गया उसको, उन्होंने बोली क्या क्यों हुआ था, बोले तो मेरे को रिजल्ट आने के बाद बोल रही कि भाई तुम्हारी सर्जरी। तो ऐसे पेशेंट को वायरल स्किन में HbSAg हो या HCV हो, अगर पॉजिटिव है तो यू परचेज द सेपरेट किट ऑफ ऑपरेशन, उसका किट आता। अगर आप बाजार में मार्केट में जाएंगे तो उसको 1500 से 2000, अगर बड़े सर्जरी तो 4000, 6000, 8000, 12-18 तक किट है। अगर HIV पेशेंट पॉजिटिव है, उसको ऑपरेशन करना है। मेरे पास एक फीमेल HIV पेशेंट पॉजिटिव को भी सर्जरी करा फट करके, मतलब मैं करवाया, कोई भी नहीं करते, कोई सपोर्ट करने को डर है, उसको HIV खून लगेगा हाथ को, तो ब्लड से ट्रांसफर है उसका, जब दिया। अब उसको कैसा आया क्या, वो बड़े करते हैं उसके अलग में, तो अब उसको अपन अब इनर आउटर ग्लोव्स पहन के आप असिस्टेंट करते बोले तो एक सर्जन तैयार हुआ, तो बोला वो कितना प्रॉब्लम आई, असिस्टेंट उसकी ज़िंदगी बचाना है उसको, आप क्या छोड़ देंगे उसको, नहीं हो सकता, तो करना पड़ता आपको। तो रिस्की पेशेंट को करने में ज़रा मज़ा आता है। स्ट्रेंजर, क्लिफहैंजर देखे होंगे कोई आप लोग मेल में से, क्लिफहैंजर, यू हैव सीन द क्लिफहैंजर? यस सर, नहीं देखे? एक एडवेंचर बड़ी मूवी है क्लिफहैंजर, देखिए बॉयज, एडवेंचर किसको बोलते हैं पता है, क्लिफहैंजर। तो उसमें क्या होता सो काम तो हो जाता भाई, बात तो ये है कि नहीं होता सो काम करना, तो इसके लिए क्या है, एडवेंचर बढ़ा देता हूँ, अपने को काम करने में मजा आता। ये कब होगा जब आप परफेक्ट करने का है ना, जब परफेक्ट होने का मिस करना तो खाली गैर जरूरी उसको अपनाएंगे नहीं, भाग जाएंगे वहाँ से। HbSAg हो या HCV हो या HIV हो, ये ऐसे डिजीज है, इट इज ए वायरल डिजीज है, इसके लिए एक सेपरेट किट, एंड बी केयरफुल ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर इसका ब्लड आपको एक कतरा भी अगर किसी वजह से चलेगा, ट्रांसफर हो गया, तो यू शुड बी ए पेशेंट ऑफ चीज़ें बोल के अपने ऊपर पड़ेगा कि बाद में दूसरे ऊपर पड़ेगा, वो चीज़ रोकना है, पहले अपने आप को रोकना। अब हमारे हिंदुस्तान में अभी तक तो नंबर ऑफ केसेस दे रहा हूँ, नंबर ऑफ केसेस, सेकंड इंडिया टॉप, इंडिया हर एक में टॉप, अब HIV में भी टॉप है। अब आने वाले 2 साल में इंडिया साउथ अफ्रीका को छोड़ देने वाला है, उसके आगे जाने वाला है, समझिए। आप इवन उस्मानिया में जो जॉब कर रहे हैं, उस्मानिया में अब HIV के HbSAg के सर HbSAg के पेशेंट्स भी बहुत बढ़ गए, नंबर ऑफ केसेस दे रहे हैं हम भी, बढ़ गए। और उसमें आप उस्मानिया का रिकॉर्ड जाके देखिए, क्योंकि आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ, उसमें जितना नहीं पीनेगा बोले हैदराबाद के ज़्यादा उसके अंदर, समझिए, हैदराबाद समझिए, कुछ भी नहीं कर सकते इसको। और उनकी ट्रीटमेंट है आजकल, एक कार्ड दे रहे हैं HbSAg HIV का, उस्मानिया के अंदर एक कार्ड बना के आपकी ID ले लेके, इवन TB के पेशेंट को भी। अब नया कानून ये आ गया है कि मैं लास्ट असरा में एक आधार कार्ड से मैच कर रहे हैं, और आधार कार्ड से TB के पेशेंट को उसका बायोडाटा पूरा कर रहे हैं, तुम्हारे बाप दादा, सकड़ दादा, लकड़ दादा, किसको TB आया था, कितने साल हुआ था, और कितने पेशेंट। अब उसको क्या है, इलाज के लिए गोलियां भी दे रहे हैं, वीज़ा फराम कर रहे हैं, और महीने को पैसे भी दे रहे हैं, तू अच्छा खा भाई, समझो। DMHO वाले फ़ोन करके बोले सर खास तौर पे HIV HbSAg के टीम, जो तो इट मीन्स क्यों इतना अवेयरनेस हो रहा, समझिए। मेरा तो कॉन्सेप्ट ये भी है कि मैं इंशाल्लाह करने की कोशिश में, मगर वो हमारे प्रैक्टिशनर या हमारे दूसरे लोग दे रहे हैं, एक प्रेस यहीं बुला के देंगे इंशाल्लाह, एक प्रेस रिलीज देंगे इंशाल्लाह नर्स से बुला के, अब वो अमल आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं।
तो बुला लिए तो कि भाई ये जो क्लासिफिकेशन जो बढ़ते जा रहा, जो एक ग्राफ जो बढ़ते जा रहा, तो ये कानून जो है ना, हेल्थ मिनिस्टर को मेरी कई जगह में लेटर भी लिख के डाला, कई जगह बोला कि बिफोर मैरिज यू शुड बी स्क्रीनिंग ऑफ द वायरल स्क्रीनिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल। सही है सर, सही है सर। ये सऊदी अरब में लागू होके भी 20 साल हो गया, क्योंकि सऊदी अरब में क्या है, वहाँ ज़्यादा फैलने के चांस नहीं है, मगर पूरे बाहर जाके फैला लेके आते सऊदी में, इवन मेल और फीमेल, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, क्योंकि आई वॉज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, हज़ारों को देख लिया। लेकिन अब क्या है, कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या है, कम से कम व्हाट इज इन आवर हैंड्स, हमारे हाथ में क्या है कि आप ये कानून बना दे। तो में क्या होता है, एक फैटी बॉडीज होता है, वो फैटी बॉडीज यानी फैट जो अपना जो जमा होता है, चिकना गोश्त वगैरह जो भी चर्बी जमा होती है, वो अपने फैट में जाके होते हैं, तो वो लाइपोमास हो जाता है। ठीक है, तो आपको खाली प्री सर्जरी का पोस्ट, अब उसके बाद में क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव, ये तो प्री ऑपरेटिव केयर हो गया क्योंकि माइनर सर्जरी में। अब एक छोटा सा मैं पोस्ट ऑपरेटिव लिखा के अपना ये काम खत्म करता हूँ। इसमें क्या है, ये पूरा सब देख लिया, अब आप क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो भी आपका केयर है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आप ऑपरेशन के बाद के जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर में इम्पोर्टेंट करना चाहिए। क्या है कि पेशेंट को क्लीन रखना है, फर्स्ट इज द टू हाइजीनिक, उसको जो है ना ग़िज़ा देना है, और उसको अगर बड़ी सर्जरी है तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर 24 to 48 आवर्स शुड बी एडमिटेड इन द आईसीयू। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या है, अगर मेजर सर्जरीज हैं तो आईसीयू में शिफ्ट करना, या नहीं तो उसको सेमी आईसीयू जो आईसीयू से छोटा होगा, लेकिन डायरेक्ट रूम में नहीं लेके आना सर्जरी के लिए। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयरिंग में क्या है, आप सबसे पहले उसकी साफ सफाई का ख्याल रखना, इन्वायरमेंट, माहौल, क्लीन द इन्वायरमेंट, क्लीन एंड नीट इन्वायरमेंट। वहाँ का अतराफी माहौल, और जो भी सर्जरी हुए, और किसी में डेली और कुछ चीज़ें डेली रहती है, डेली और अल्टरनेटली ड्रेसिंग टू द पेशेंट्स वांट, और डेली और अल्टरनेटली ड्रेसिंग ऑफ वांट्स, उसका जो डेली या एक मिनट करके जो है ना, इतना जल्दी पीनेंगे आप, 5 बज रहे पानी डालो। 1 घंटा हो गया सर, 1 घंटे से बढ़ के 1 घंटे से बढ़ के गया। डेली और अल्टरनेटली ड्रेसिंग ऑफ वांट्स, ये आपको एक दिन या डेली या एक मिनट उसके पेशेंट की ड्रेसिंग किया जाएंगे विद क्या है, एसेप्टिक कंडीशन, क्या बोलते हैं उसको, एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक एंड सेप्टिक में क्या फर्क है, एक एसेप्टिक प्रोसीजर, साफ एसेप्टिक एंड सेप्टिक कंडीशन में, सेप्टिक जंग आलूद कीलों से, जंग आलूद चीज़ों से उसको आप साफ करेंगे तो जल्दी अच्छा हो जाएगा ना। हाँ, तो जितनी सफाइयत से आप उसको साफ करेंगे, दैट इज द एसेप्टिक प्रोसीजर बोलते हैं। एसेप्टिक प्रोसीजर का मतलब, जिससे मैंने बताया अभी, नॉर्मल सलाइन देंगे, आप सर्जिकल स्प्रिट से साफ करेंगे, बेटाडीन लोशन से साफ करेंगे, कोई एंटीबायोटिक या पाउडर या फॉर्म में आप लोकलेशन ट्यूब में या और लोशन में लगा के उसको ड्रेसिंग करेंगे डेली या अल्टरनेट डे, अप टू कब तक, अप टू स्विचेस विल बी रिमूव, कब तक करेंगे उसको, अप टू स्विचेस रिमूव। अप टू स्विचेस रिमूव, स्विचेस रिमूव जब किसी को 7 दिन में, किसी को 9 दिन में, क्या हुआ भाई, करियर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द सर्जरी। ठीक है, अब एक ये हो गया। अब कॉमन जो सर्जरी के जो नियम है, थोड़ा आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता, उसमें मैं जैसा लिखा देता हूँ वो लिख जी, क्या बोले 21 डेज भी लग सकते हैं। तो सर्जरी जो ज़्यादा होते हैं, जो रोज़मर्रा की आपको लाइफ में आपके काम आए, सबसे पहले अक्यूट अपेंडिसाइटिस लिख लीजिए। कॉमन सर्जरीज में क्या है, अक्यूट अपेंडिसाइटिस कॉमनली जो यूज होते हैं। ठीक है, LSCS जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, दैट इज कॉल्ड LSCS। ठीक है, नहीं है, मैं खाली सर्जरीज बता रहा हूँ, माइनर में नहीं है, ये मेजर है। मैं कॉमन सर्जरीज बोला, उसके अंदर माइनर नहीं बोला।
LSCS, then tubectomy, TUBECTOMY, tubectomy is called sterilization also. Tubectomy also called sterilization. Sterilization का मतलब क्या है? Tubectomy means सबको लेके अरे बता जाके खा लेके आ गए ट्यूबेक्टमी को जो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किया जाता है, फैमिली प्लानिंग जो ऑपरेशन किया जाता है फीमेल्स में फॉर स्टॉप द चिल्ड्रन इज कॉल्ड द ट्यूबेक्टमी। वो क्या काट किया जाता है? वो जब एनाटॉमी पढ़ा ट्यूबेक्टमी, और उसको एक लैंग्वेज में स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे, अगर कोई पेशेंट थायराइड है या लेडी है तो आप जो है उनसे नंबर मैरिज, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको तो मालूम है, जो नहीं है सवाल हमको मैरिड लाइफ, दिस इज द मैरिड लाइफ, हाउ मेनी इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, वट एवर इट मे बी। उसके अंदर नंबर ऑफ चाइल्ड, हाउ मेनी, 3, 4, 5, 6, वट एवर इट मे बी। एंड उसके बाद में LCB, लास्ट चाइल्ड बर्थ, उसके बाद में इफ यू आस्क द पेशेंट, अगर LCB अगर 8 साल 10 साल हो गया, लास्ट चाइल्ड बर्थ है, तो आर द ट्यूबेक्टमी आर स्टेरिलाइजेशन। आप लिख लेंगे ट्यूबेक्टमी, आप ट्यूबेक्टमी लिख लें। अगर उससे अच्छा लिखना चाह रहे हैं तो पेशेंट स्टेरिलाइजेशन। कोई क्या होता है कि लास्ट चाइल्ड बर्थ के साथ ही ऑपरेशन करा लेता है, कोई क्या करता है साल 2 साल के बाद कराता है किसी वजह से। तो वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन है, वो जरूरी नहीं है कि लास्ट चाइल्ड बर्थ के वक्त ही किया जाए। अगर साथ में करा लिया तो उसको हील होने में जल्दी होगा। तो LCB एंड ये क्लिनिक में अक्सर होता है। अब आपने ये लिखा ही होंगे कि मेल पेशेंट से पूछेंगे ट्यूबेक्टमी कब हुआ तुम्हारा, तो वैसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। ट्यूबेक्टमी, देन ट्यूबेक्टमी के बाद वन मोर इज द हिस्टेक्टोमी। प्लीज ऑल ऑफ यू लिसन हियर, हिस्टेक्टोमी। व्हाट इज द हिस्टेक्टोमी? रिमूवल ऑफ द कंप्लीट यूट्रस, कंप्लीट यूट्रस पूरा निकाला जाता है। और देन ट्यूबेक्टमी, हिस्टेक्टोमी एंड वो गायनिक में होता है आप ये टॉन्सिलेक्टोमी, जिसमें टॉन्सिल निकाला जाता है, टॉन्सिलेक्टोमी। इसमें से किसका हुआ टॉन्सिलेक्टोमी? हाथ उठाइए। गलों का ऑपरेशन इसका भी हुआ, पूरे के खदुना है जी। हाँ, एडेनेक्टोमी, अब एडेनेट जरा इन्हों को यहाँ भी ऊपर सुपरफिशियल जा रहे हैं। अब एडेनेट, अब उसके अलावा और मेल में क्या है, प्रोस्टेटेक्टोमी किया जाता है, प्रोस्टेट को निकाला जाता है, प्रोस्टेटेक्टोमी। प्रोस्टेक्टोमी इज द मेल ग्लैंड ऑफ द प्रोस्टेट्स। प्रोस्टेट जब इनलार्ज हाईली हो जाते हैं और उसको यूरिन पास नहीं होता है तो उसको प्रोस्टेक्टोमी समझिए। स्क्रोटम जो होता है ना, प्रोस्टेक्टोमी को भी ये कॉमनली एंड एक थोड़ा थायराइडेक्टोमी होता है, जो आजकल थायराइड का जो ऑपरेशन करके जो ग्लैंड यहाँ निकाला जाता है उसको थायराइडेक्टोमी। ये कॉमन इसलिए कि आपको बोले यस पानी लाने के सर ना, अच्छा नहीं बढ़िए पीने बाद में पानी चाय के बाद पी सकते पूरा खत्म हो गया सर, सही थी नहीं तो नहीं होता। डिफिनेशन नहीं, खाली लिख देना इतना मालूम है। अगर आपको ब्रीफ, अगर नहीं वाइवा में पूछे तो ओरल खाली नाम बोलने का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में क्या है आपको, अब जितना आपको माइनर सर्जिकल रिमूवल में जो बताया गया है, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, और जो 3rd और 4th ईयर के बच्चों को है उसमें ये जनरल मेडिसिन के अंदर ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में प्लीज ऑल ऑफ यू केयरफुली हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी कई क्लासेस दे चुका हूँ। अभी जो सीनियर बच्चे हैं उनके लिए हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट, एंड उसके बाद और एक छोटा सा लेके मैं खुद ऑफिस हो जाऊँगा, एंड हाउ टू राइट द प्रिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फाइनल खास तौर पे 3rd एंड फाइनल हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट। यस केस टेकिंग, यस केस टेकिंग। अभी क्या है, हॉस्पिटलाइज नहीं है बल्कि अपन क्लिनिकली जो है केस टेकिंग में, बजाय केस टेकिंग तो अपन हॉस्पिटल या नर्सिंग होम को बोलेंगे, लेकिन अपन क्लिनिक के अंदर हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट। सबसे पहले बी केयरफुल एंड बी केयरफुल। सुनिए, आप अगर कहीं गए हुए हैं तो प्लीज कम
मेंटली समझे आप? भूखे सर जी खाली भूखे पूरे हो गए वैसे को भूखा कुछ भी नहीं होता भाई, एक दिन नहीं खाए तो समझो। मैं हजारों दिन हजारों महीने सुबह का नाश्ता इशा में भी करा हूँ, तहज्जुद में भी खाया, समझो कुछ भी नहीं होता, जिंदा रहते हैं। बात नहीं चलता वहाँ छोड़े गए आप कुछ अरेंज करेंगे इंशाल्लाह, परेशान स्नैक्स वगैरह अरेंज करेंगे। अरे। जयदेव सर से पूछ लो, लेकिन परमिशन फर्स्ट, चेयरमैन का परमिशन जरूरी है, कौन से भी बाहर नहीं जाना, यहाँ से बाहर गए तो फिर वापस सर बातों में टाइम खराब हो रहा जी? बातों में टाइम खराब हो रहा बात समझ नहीं। और यहाँ मसला क्या होता, अब किसी को कुछ पसंद करता